कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है एक्टलेस एम्पायर में एम्परर बहुत सारे बच्चों को पैदा करता है ताकि उनमें से सबसे ताकतवर को उत्तराधिकारी बनाया जाए। दूसरे शब्दों में कहा जाए, जो बच्चा अपने ही भाई बहनों को मार कर जिंदा रहेगा वही असली उत्तराधिकारी बनेगा। पिछले एम्परर के बहुत सारे बच्चे थे और ब्लडी सेरेमनी में सबसे छोटे वाले ने अपने भाई बहनों को मार डाला, जो उस वक्त सिर्फ 13 साल का था, और अपने भाई बहनों को मार कर वो क्राउन प्रिंस बन गया। सबको मारने के बाद वो गर्व के साथ अपने फादर के सामने खड़ा हुआ था। एम्परर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। वो अगले उत्तराधिकारी को अनाउंसमेंट करने वाले थे, लेकिन तभी उस 13 साल के बच्चे ने एम्परर के सीने के अंदर तलवार भोंक दी। एम्परर अपने मुंह से खून खास रहे थे और वो छोटा क्राउन प्रिंस मुस्कुराते हुए उनको देख रहा था और अपने फादर से कहता है, इंतजार करना काफी बोरिंग लग रहा था। मैं अभी थ्रोन पर बैठना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इस बात से बहुत चिढ़ होती है कि कोई मुझसे काम करने के लिए कहे। फिर हमें बताया जाता है वो बच्चा एक्टलेस एम्पायर का अगला एम्परर बन गया और उस एम्परर का नाम था रैनियलो एक्टलेस। और ये सारी कहानी हमें फीमेल लीड बता रही थी। वो आगे कहती है, अब मैं उसकी दुल्हन बनने के लिए यहाँ पर खड़ी हुई हूँ जिसे इस तानाशाह के हाथों बेच दिया गया, और मैं चाह कर भी ना नहीं बोल सकती क्योंकि प्रीस्ट की आंखें ही बता रही हैं मुझे हाँ बोलना है। तभी रैनियल कहता है, इतनी लंबी स्पीच से काफी बोर हो रहा हूँ। वो प्रीस्ट घबराते हुए कहता है, ठीक है, अब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को अंगूठी पहनाइए। और हमारी फीमेल लीड एंजेलिका सोचने लगती है कि अगर मैंने इस अंगूठी को गिरा दिया तो बहुत गलत हो जाएगा, फिर मैं यकीन के साथ नहीं कह सकती मेरा सर मेरे साथ रहेगा या नहीं। प्रीस्ट कहता है, चलिए अब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को किस करिए। एंजेलिका सोचने लगती है, ये करीब क्यों नहीं आ रहा, क्या हम ये नहीं करने वाले। तभी वो रैनियल की तरफ देखती है और सोचती है, वाओ, कोई इतना हैंडसम कैसे दिख सकता है। उसको घूरने के बाद रैनियल कहता है, मुझे खुशी हुई क्योंकि अगर तुम अपनी आंखें खोलने में 5 सेकंड और लगाती तो मैं काफी बोर हो जाता। एंजेलिका सोचने लगती है, इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये नॉवल के अंदर की दुनिया है और मैंने उस लड़की की बॉडी को पोजेस कर लिया जिसकी इस तानाशाह के साथ शादी होने जा रही थी। इस बुक का नाम है द फ्लावर दैट ब्लूम्स इवन द अबाइस, मतलब ऐसा फूल जो कि हेल की गहराई में भी खिलता है। और ये फूल वाली बात दर्शाती है इस नॉवल की हीरोइन को जिसका नाम सेरेफिना है, और ये हेल कुछ और नहीं बल्कि ये एम्पायर ही है। एम्परर रैनियलो का काम है कि वो दूसरे देशों को जलाकर उन पर कब्जा कर लेता है, और इसी दौरान वो टेम्पल में पहुंचा था, तब जाकर सेरेफिना से मिला था। जब रैनियल की बॉडी खून से लथपथ थी तब उसने सेंटेन की खूबसूरत आंखों को देखा जिसमें उसकी रिफ्लेक्शन नजर आ रही थी, और उस पल उसे अपने अंदर प्यार का एहसास हुआ था। उसके अंदर जो भावना आई थी उसके चलते रैनियल सेंटेंस को टेम्पल से अपने एम्पायर में ले आया। वो उसको उसी तरह से कलंकित करना चाहता था जैसे कि वो खुद था, लेकिन इसके बजाय सेंटेंस और ज्यादा खूबसूरती से चमकने लगी। लेकिन इसी दौरान रैनियल का ऑब्सेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। अंत में एम्परर ने उस हॉली नाइट को मार दिया जिससे सेरेफिना बहुत ज्यादा प्यार करती थी। सेरेफिना के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा उबल रहा था और उसके बाद एम्परर को एग्जीक्यूट कर दिया गया। और यही थी इस नॉवल की कहानी, और जाहिर सी बात है इसके अंदर और भी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, लेकिन मैंने एम्प्रेस की बॉडी को पोजेस कर लिया जिसके ऊपर तो सबसे ज्यादा कम ध्यान दिया गया था। एम्प्रेस बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नहीं थी, उसकी किस्मत भी बहुत खराब थी। एम्पायर के अंदर डिवोर्स को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करा जाता था। कोई भी लड़का लड़की शादी तभी दोबारा कर सकता था जब उसका साथी मर चुका हो। जब एम्परर ने सेंटेंस को किडनैप करके एम्पायर में ले आया था तो उसने सबसे पहले आकर एम्प्रेस को मारा था। एम्प्रेस का तो नाम तक नहीं बताया गया था क्योंकि नॉवल की शुरुआत में ही उसे मार दिया गया था। डियर ऑथर, आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मुझे इस बात की सजा मिल रही है क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल भी अच्छा रिव्यू नहीं दिया था? क्योंकि मुझे इस टाइप की रोमांस नॉवल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने बहुत सारी नॉवल पढ़कर रखी है। मेन हीरोइन ज्यादातर विलेनेस बन के रिकार्नेट होती है और उसके बाद विलेनेस जैसा चाहती है कहानी को उसी तरह से बदल देती है, लेकिन मैं तो एक ऐसी साइड कैरेक्टर बन गई हूँ जिसका तो नाम तक नहीं पता। अगर मैं विलेनेस होती तो कम से कम मैं सरवाइव करने के लिए कुछ न कुछ तो करती, लेकिन मैं तो सीधा तानाशाह के पास आकर गिरी हूँ। आखिर मैं क्या करूँ? अगर मैं यहाँ पर शादी से पहले रिकार्नेट हुई होती तो मैं ऐसा बहाना बनाती मेरा कैरेज पहाड़ के ऊपर से गिर गया और मैं मर गई, लेकिन ये बहाना बनाकर मैं चुपके से वहाँ से भाग जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो क्या मुझे एम्परर
एम्परर को टेम करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मैं इतनी बड़ी बेवकूफ नहीं हूँ, इतने बड़े तानाशाह एम्परर को टेम करूंगी। ये तो जाहिर सी बात है कि एम्परर कितना ज्यादा भयानक है। अगर मेरे पास 9 जिंदगी अभी होती तब भी मैं ये रिस्क ना लेती, लेकिन मैं बिना कुछ करे मरना भी नहीं चाहती। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, जितना ज्यादा हो सके मुझे इसे अवॉइड करना चाहिए ताकि मुझ पर ध्यान ही ना पड़े। असली नॉवल के अंदर रैनियल एम्प्रेस से मिलने के लिए नहीं आया था। एम्प्रेस ने रैनियल से जाकर पूछा भी था कि वो उस पर ध्यान क्यों नहीं देता, लेकिन इस वजह से रैनियल की आंखों में एम्प्रेस ऐसी दिखने लगी थी जैसे कि वो बस कचरे का टुकड़ा है। इसी वजह से रैनियल जब सेंटेंस को किडनैप करके आया तो उसने सबसे पहले एम्प्रेस को मारा था। मुझे पता है मुझे क्या करना है। जब ये टेम्पल के लिए निकलेगा तब मैं मौत का बहाना बनाकर यहाँ से भाग जाऊंगी। मुझे पता है मेरी मौत की खबर सुनने के बाद भी ये ज्यादा ध्यान नहीं देगा, क्योंकि वो बस सेंटेंस से शादी करना चाहता है। जितना हो सके मैं इस मामले से दूर रहूंगी। 1 मिनट रुको, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा आसान है, इससे तो मेरा फायदा हो सकता है। लेकिन तभी रैनियल आकर कहता है, एम्प्रेस तुम कहाँ पर खोई हुई हो? तुम कब तक ऐसा बर्ताव करने वाली हो कि मैं तुम्हारे सामने नहीं खड़ा जबकि मैं कब से यहीं पर खड़ा हूँ? या फिर ये मत कहना कि तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। एंजेलिका सोचती है, अरे यार लगता है मेरी कब्र यहीं पर खुदने वाली है। मेरा प्लान था मैं ऐसा दिखाऊंगी मैं एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन मैंने सब खराब कर दिया। फिर वो रैनियल से कहती है, मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही थी, मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? लेकिन तभी उसका पैर ड्रेस में फंसता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है और वो सोचने लगती है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे मरने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। रैनियल बहुत जल्दी बोर हो जाता है, उसे सारा काम जल्दी जल्दी पसंद है। नॉवल के अंदर उसने सेरेफिना को बहुत हैरेस करा था क्योंकि वो उसका जवाब नहीं देती थी। बहुत सारे लोग इतने ज्यादा स्लो थे कि रैनियल ने उन्हें मार दिया था। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उसके सवाल का जवाब 5 सेकंड में देना है और हालांकि क्योंकि लेकिन इस जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। रैनियल कहता है, तुम अपना सर ऊपर कर सकती हो, मैं तुम्हें बात रखने का मौका दूंगा। एंजेलिका चिल्ला कर कहती है, दरअसल मुझे एक ऐसी बीमारी है जिस वजह से अगर मेरी आँख खुली भी होती है ना तब भी मैं बेहोश हो जाती हूँ। रैनियल कहता है, क्या तुमने अभी मेरे सामने चिल्लाने की हिम्मत करी? तभी एंजेलिका धीमे से बोलती है, दरअसल मुझे ऐसी बीमारी है कि मैं आंखें खोल के भी बेहोश हो जाती हूँ। रैनियल कहता है, जब मुझे किंगडम से प्रपोजल मिला था तब तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया गया। एंजेलिका कहती है, क्योंकि मेरे साथ ज्यादा ऐसा नहीं होता और योर मैजेस्टी आपका इतना ऑरा है कि आपके सामने तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, इसीलिए आपके ऑरे के सामने खड़े होने के लिए तो मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। रैनियल कहता है, अच्छा तो तुम ये कहना चाहती हो कि ये सब कुछ मेरी गलती है? एंजेलिका कहती है, कोई भी आम इंसान अगर डायरेक्टली सूरज की तरफ देखेगा तो वो अंधा हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो कोई भी सूरज पर इल्जाम नहीं लगा सकता। और वो सोचने लगती है कि प्लीज मुझे जाने दो, मेरे दिमाग में जो कुछ था सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन मुझे इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए कि इसने तलवार नहीं बाहर निकाली। रैनियल कहता है, क्या तुम जिंदगी भर मेरे चेहरे की तरफ नहीं देखोगी क्योंकि तुम बेहोश हो सकती हो? एंजेलिका कहती है, बिल्कुल, बशर्ते आप मुझे ऐसा करने की इजाजत दे। रैनियल कहता है, ठीक है मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। एंजेलिका सोचती है, ये किस चीज की इजाजत देख रहा है? मुझे इसकी तरफ देखना है या फिर नहीं देखना है? मुझे 5 सेकंड में जवाब देना होगा, लेकिन अगर मैंने गलत बोला तो मेरा सर कलम हो जाएगा। खैर जो भी हो, शायद ये चाहता है कि मैं इसकी तरफ देखूं। रैनियल कहता है, तुमने अच्छा काम करा, मुझे मजा आया, मुझे खुशी है मैंने तुमको चूज करा, इसलिए मैं बोर नहीं हुआ। क्या तुम ऐसी आवाजें इसलिए निकाल रही हो क्योंकि तुम्हारी कंडीशन खराब हो रही है? एंजेलिका सोचती है, नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है, मेरी जान बच गई। रैनियल कहता है, तुम घमंडी नहीं हो, तुम मेरे सवालों का जल्दी जवाब दे रही हो और तुम काफी समझदार हो। मुझे एम्प्रेस पसंद आई, तुम इतनी भी बुरी नहीं हो, तुमने मुझे बोर नहीं करा, इसलिए मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड देता हूँ। तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो और मैं उसका जवाब दूंगा। एंजेलिका सोचती है, अगर तुम्हें मेरा सवाल पसंद नहीं आया तो तुम फिर से मुझ पर गुस्सा हो जाओगे। फिर वो कहती है कि मैंने सुना था कि आपने मुझे खुद चुना था, क्या मैं पूछ सकती हूँ आपने मुझे ही क्यों चुना? रैनियल कहता है, कितना बोरिंग क्वेश्चन था, तुमने तो मुझे बोर कर दिया, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा तो मैं तो बोरियत से ही मर जाऊंगा। लेकिन तुम खुशकिस्मत हो क्योंकि मैंने वादा करा था मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। जब मैंने शादी करने का फैसला करा था तो बहुत सारे नॉबल्स ने अपनी बेटियों की तस्वीरें मुझे भेजी थी। बहुत सारी तस्वीरें थी, इसलिए चूज करने में मैं थोड़ा बोर हो रहा था, इसलिए मैंने उन तस्वीरों को दीवार के ऊपर लगा दिया। जरा तुम खुद सोचो कि मैंने ऐसा क्यों करा होगा। एंजेलिका खांसते हुए कहती है, ताकि आप उनका चेहरा देख सके। रैनियल कहता है, नहीं,
क्योंकि मुझे चेहरों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मेरी नजर में सारे लोगों के चेहरे एक जैसे दिखते हैं। एंजेलिका सोचती है हाँ पता है, क्योंकि तुम बहुत हैंडसम हो इसलिए सारी दुनिया के चेहरे तुम्हें बहुत ज्यादा फीके नजर आते हैं। तभी एंजेलिका को दीवार के अंदर एक होल नजर आता है। डैनियल कहता है मैं यहाँ पर बैठा था और यहाँ से मैंने चाकू फेंका और वो चाकू जाकर सीधा तुम्हारी फोटो की लेफ्ट साइड में लग गया। अब जब मैं सोच रहा हूँ तो वो याद काफी ज्यादा फनी है। शायद से ये बात मुझे वापस ले लेनी चाहिए कि उस वक्त मैं बोर नहीं हो रहा था, लेकिन तुम इतनी इंटरेस्टिंग नहीं हो, अब मुझे मजा नहीं आ रहा, मैं सोने जा रहा हूँ। एंजेलिका सोचने लगती है तुम्ही ने मुझसे कहा था, तुम्हें खुशी है कि तुमने मुझे चूज करा। तभी डैनियल कहता है अरे हाँ मुझे याद आया, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। एंजेलिका कहती है मेरा नाम एंजेलिका विनियर दे एनरो है। डैनियल कहता है तुम्हारी फैमिली तुम्हें क्या बुलाती है। एंजेलिका कहती है वो मुझे एंजी बुलाते हैं। तभी डैनियल अपने पैर से उसके चेहरे को ऊपर करता है और कहता है कि बहुत मेहनत करा, मुझे पता है तुम ये तो नहीं चाहती हो कि मैं बोरियत से तुम्हें मार डालूं। एंजी कहती है जी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। फिर डैनियल के जाने के बाद उसकी सांस में सांस आती है, वो वहीं पर बैठ जाती है और सोचती है आखिरकार मैं बच गई। अच्छी बात है कि मुझे सही वक्त पर नाम याद आ गया था। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है एंजेलिका शायद से 5th एम्प्रेस थी। चलो कम से कम मैं एक दिन तो सरवाइव कर पाई, मुझे इस बात से खुशी होनी चाहिए। फिर अगली सुबह देखते हैं एंजेलिका सोकर उठती है। वहाँ पर डैनियल भी था जो कहता है एम्प्रेस तुम तो झटपटा रही थी, ठीक है मैं गिनती गिनना शुरू करता हूँ 1 2 और जैसे ही वो 3 गिनता इससे पहले एंजेलिका उठकर बैठ जाती है और सोचने लगती है आखिरकार ये अभी तक यहाँ पर क्या कर रहा है। डैनियल कहता है क्योंकि वापस जाना काफी ज्यादा झंझट भरा काम लग रहा था। एंजेलिका सोचने लगती है ये क्या मैंने कसकर बोल दिया। डैनियल कहता है कोई बेवकूफ भी तुम्हारा चेहरा देखकर बता सकता है तुम क्या सोच रही हो। 9 बज चुके हैं, तुम अभी तक सो रही थी, तुम कितनी आलसी एम्प्रेस हो। एंजी सोचने लगती है क्या इतनी देर हो गई, किसी ने मुझे आकर उठाया क्यों नहीं। डैनियल कहता है तुम बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं हो, तुम काफी ज्यादा डल हो। एंजी सोचती है कल तो कह रहा था कि उसने मुझे खुद चूज करा है, अब कह रहा है मैं बहुत ज्यादा डल हूँ। तभी वहाँ पर एक लेडी आकर कहती है और मैजेस्टी आज से मैं आपको असिस्ट करूंगी, क्या आप नहाना चाहती हैं। फिर नेक्स्ट सीन देखते वो नहा रही थी और सोचती है अच्छी बात है, उसने कहा मैं सिंपल हूँ तो वो दोबारा मेरे पास नहीं आएगा, अब मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ से भाग सकूँ। फिर वो मेड से टाइम पूछती है, मेड कहती है आज तो 19 मई है। एंजी सोचती है वो लोग सर्दियों के मौसम में मिले थे, इसका मतलब डैनियल जब सेरेफिना से मिलेगा वो 7 महीने बाद है। ओरिजिनल नॉवल के अंदर डैनियल जब ट्यूनिया गया था तब जाकर वो सेरेफिना से मिला था और तब सर्दियां हो रही थी। 7 महीने, मुझे लगता है मुझे ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं। पिछली रात अचानक से मुझे एंजेलिका का नाम याद आया था, लेकिन धीमे धीमे कर कर मुझे एंजेलिका की बॉडी के अंदर जितनी यादें हैं वो याद आ रही हैं। एंजेलिका एनरो एम्पायर की सेकेंड प्रिंसेस है और उसका एक बड़ा भाई है, एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है। एंजेलिका एक रॉयल थी इसलिए उसको हिस्ट्री के बारे में भी पता है। उसने बहुत सारी चीजें सीखी हैं लेकिन नॉवल में उसका जिक्र नहीं है, जैसा कि आखिर ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर मैं छुप कर रह सकती हूँ। मैं ऐसी जगह पर जल्दी नहीं भाग पाऊंगी जो कि बहुत दूर होगी, ना ही वहाँ भाग सकती हूँ जो दुश्मन की कंट्री हो और जहाँ पर बहुत सारे गार्ड हो। एम्पायर कितना अमीर है इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्प्रिंग के सीजन में ये एम्पायर खत्म होने वाला है। नॉवल को फिर से सोचूं तो सेरेफिना हीरोइन है और जो वो हॉली नाइट है वो उसका पहला प्यार था और डैनियल काफी टैलेंटेड मेल लीड है लेकिन बहुत बड़ा तानाशाह है। डैनियल ने जब एडन को मारा था तो उसका रिश्ता सेरेफिना के साथ खराब हो गया था और जो एम्पायर उसने संभाल के रखा था वो जल्दी ही ढह जाता है। मुझे जल्दी से तरीका ढूंढना होगा ताकि मैं यहाँ से भाग सकूं। तभी वो लेडी वहाँ पर खाना लेकर आती है और एंजेलिका खाते वक्त सोचने लगती है जैसे कि मैंने मूवीज और बुक्स में देखा था, यहाँ के जो मेड्स हैं वो भी वैसे ही हैं, वो बस अपना काम कर रहे हैं, उनका मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है। मुझे लगता है इतनी दूरी बनाना ठीक रहेगा क्योंकि मैं यहाँ से भागने वाली हूँ तो क्लोज होने का कोई फायदा ही नहीं है। मुझे ऐसा बर्ताव करना होगा कि मैं बहुत ज्यादा शांत एम्प्रेस हूँ। फिर वो लोगों से कहती है वैसे मुझे तुम लोग का नाम नहीं पता, क्या तुम लोग खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तभी वो लेडी कहती है माफ कीजिएगा मैंने खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करा, मैं डचेस हूँ, मार्केस जेकेस की मॉम। दूसरी लेडी
कहती है मैं काउंटेस माइरेन हूँ और आपसे मिलकर अच्छा लगा योर मैजेस्टी। एंजेलिका सोचती है मार्कस की माँ और काउंटेस की बेटी, यहाँ पर जितनी भी लेडीज हैं वो काफी ऊंचे घराने की हैं, लेकिन मुझे काफी अजीब महसूस हो रहा है। फिर वो डचेस से कहती है कि आपको इंतजार करना पड़ा होगा है ना, मैं अभी अभी एम्पायर में आई हूँ तो प्लीज मुझे यहाँ के तौर तरीके सिखा दीजिएगा। वैसे ये बताइए आज का मेरा क्या काम है, क्या मुझे कहीं जाना है? डचेस कहती है कि आज कोई काम नहीं है, आप यहीं पर आराम कर सकती हैं। एंजेलिका सोचती है खैर मेरे पास इतने महीने हैं, मुझे अच्छे से गुजारने चाहिए। लेकिन दिन बीतते जाते हैं और एंजेलिका यानी हमारी एम्प्रेस को कोई काम ही नहीं मिलता और जल्दी ही एंजेलिका को समझ आ जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चल रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है एम्प्रेस के पास इतना ज्यादा फ्री टाइम नहीं होना चाहिए था। वो डिपार्टमेंट के काम करती या फिर बजट के काम संभालती, एम्पायर की बहुत नोबल लेडीज से मिलकर खुद को इंट्रोड्यूस करवाती, और जब तक कि वो मुझे जानकारी नहीं दे देते तब तक मैं कोई काम भी नहीं कर सकती। क्या वो चाहते हैं मैं खुद पूछूं, लेकिन उन लोगों को मुझे खुद बताना चाहिए। वो सब लोग प्रोफेशनल हैं, वो नहीं चाहेंगे उन पर इल्जाम लगे। अगर मैंने ज्यादा कुछ करने की कोशिश करी तो वो कहेंगे मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि वो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि मैं बाहर की हूँ। वैसे उनकी नजरें मेरे अंदर होल कर देती हैं, लेकिन मुझे कंफर्टेबल लग रहा है। तभी अचानक से उसे एक और याद दिखाई देती है। शादी से पहले उसके पास जो मेड थी उसने कहा था क्या आप सच में शादी करने वाली हैं, क्योंकि उस एम्पायर के जो एम्परर हैं वो बहुत ज्यादा पागल हैं। एंजेलिका सोचती एक मिनट, एंजी यहाँ पर एक सर्वेंट को लेकर आई थी, उसका नाम शायद से सिसाने था। फिर अगली सुबह देखते हैं एंजी डचेस से कहती है वैसे मैं यहाँ पर अपने साथ एक मेड लेकर आई थी, ये बताओ वो मेड कहाँ पर है, क्योंकि मुझे वो कहीं नजर नहीं आ रही। डचेस कहती है वो नई नई आई है इसलिए उसे अभी ट्रेनिंग दी जा रही है। एंजी कहती है तो फिर तुमने अभी तक मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है, सिसाने को ट्रेनिंग मिल रही है, लेकिन ये बात बहुत अजीब है कि मुझे खुद नहीं बताया गया। सिसाने को यहाँ पर लेकर आओ, मैं उसे खुद देखना चाहती हूँ। डचेस कहती है आपने मुझसे पूछा नहीं था तो मुझे लगा शायद आपको पता होगा। एंजी सोचती है ये औरत क्या ये मुझसे लड़ाई करना चाहती है। फिर वो डचेस से कहती है हाँ मेरी गलती थी इसलिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, और वो सोचने लगती है मेरा गर्व गया भाड़ में, अगर मैं पहले माफी मांग लूंगी तो कुछ नहीं होगा। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं डचेस बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी और कहती है वो औरत मुझे लगा था वो बेवकूफ है, लेकिन वो तो एक नंबर की चुड़ैल है। उसका बेटा मार्कस कहता है शांत हो जाइए मॉम, ये बताइए आखिर हुआ क्या है। लेडी जेकस कहती है कि वो औरत मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रही है, जबकि वो एक बेकार कंट्री की फैमिली की बेटी है जिसके बारे में किसी ने नहीं सुना। तभी वहाँ पर उसकी छोटी बेटी सिल्विया आकर कहती है मॉम क्या कुछ हुआ है? लेडी जेकस कहती है अगर तुम एम्प्रेस बन जाती ना तो मुझे ये सब कुछ नहीं झेलना पड़ता। सिल्विया सोचने लगती है बहुत सारे नॉवल लोगों ने हमारा पक्ष लेने की कोशिश करी, उनको ऐसा लग रहा था कि हमारी फैमिली में मैं एम्प्रेस बनूंगी, लेकिन एंड्रो किंगडम की जो सेकंड प्रिंसेस थी वो असल में एम्प्रेस बन गई। सिल्विया कहती है मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि मैंने उन मैरिज प्रपोजल को ठुकरा दिया था जो मेरे लिए आए थे, क्योंकि मैं एम्प्रेस बनने वाली थी, लेकिन वो लड़की एम्प्रेस बन गई। वो मुझे ऐसे देखती है जैसे कि मैं बहुत नीची लड़की हूँ जिसकी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन माँ एम्परर ने अपनी पार्टनर खुद चुनी है, इसलिए एम्प्रेस से इस तरह से नफरत मत करिए। लेडी जेकस कहती है आदमियों को बेड के ऊपर सेटिस्फाई करने के अलावा उसके पास कुछ और काम नहीं है। सिल्विया कहती है मॉम एम्प्रेस के बारे में ऐसा मत बोलिए। लेडी जेकस कहती है तुम्हारी गलती है, तुम्हें क्या लगता है मैंने इतना इंतजार क्यों करा कि तुम्हारी उम्र बढ़ती रही लेकिन तुम्हारी कीमत घट गई। ये बातें सुनकर सिल्विया रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। मार्कस कहता है फिक्र मत करिए मॉम, आपने कहा था ना कि एम्परर ने पहली रात के बाद एम्प्रेस से बात नहीं करी है। आपको नहीं पता मैं कौन हूँ? मैं डेप्यूटी मिनिस्टर मार्कस जेकस हूँ। एम्परर ने उस लड़की के अंदर कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई है। अगर हमने कोई अच्छा रीजन ढूंढ लिया तो एम्परर उस लड़की से खुद छुटकारा पा लेंगे। आप तो ये बात अच्छे से जानती हैं ना एम्परर ने थ्रोन को कैसे हासिल करा था। हमें बस एक चीज की जरूरत है, हमें कोई कारण ढूंढना होगा। लेडी जेकस कहती है तुम सही कह रहे हो, उस लड़की के अंदर तो कमियां भरी हुई हैं, हमें बस सही मौके की तलाश करनी होगी ताकि एम्परर को जानकारी दे सके। मार्कस सोचता है ज्यादातर ये बात मायने रखती है एम्परर को क्या पसंद आता है, और उनका एक रूल है वो उस चीज को हटा देते हैं जो नेशन को नुकसान पहुंचा सकती है। इसी वजह से एम्पायर को इतनी जीत हासिल हो रही है, हमें बस मौके की तलाश करनी है। अभी बजट का काम चल रहा है इसलिए उसकी इजाजत लेने के लिए एम्परर और एम्प्रेस दोनों के साइन चाहिए होंगे। और रही बात एम्प्रेस की तो वो आजकल कुछ भी नहीं कर रही है, उसने अपनी इंपीरियल ड्यूटीज को नहीं निभाया, बस उस मेड की तलाश कर रही थी जिसको वो अपने घर से लेकर आई थी। सब लोगों को ये जल्दी ही बात पता
पता चल जाएगी एम्पायर के लिए वो बस लीच है। नेक्स्ट सीन में एंजी को देखते हैं जो सोच रही थी जब से सिसाने वापस आई है तब से चीजें काफी पीसफुल हो गई हैं। ये मेड एंजेलिका को अच्छे से जानती है, इसे पता है एंजेलिका को खाने में क्या पसंद था। और दूसरी तरफ रही बात लेडी जेकस की, वो तो बस मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है, इसलिए मैंने फैसला करा था मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगी, लेकिन मुझे बाद में पता चला ये मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं एम्प्रेस, लेडी, मार्कस तीनों एम्परर के सामने सर झुकाए बैठे थे। एंजी सोचने लगती है एम्परर ने मुझे पर्सनली यहाँ पर बुलाया लेकिन बाकी दोनों को क्यों बुलाया? कोई भी रीजन हो, सबसे पहले मुझे अपना सर झुकाना है क्योंकि सबसे प्यारा मेरे लिए मेरा सर है। रैनियल कहता है तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया गया और तब भी तुम अपना सर झुका रही हो, या फिर शायद तुम्हारे पैरों में भी कोई प्रॉब्लम हो चुकी है। एंजेलिका कहती है मेरे पैर कमजोर हैं लेकिन मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तभी मार्कस कहता है मेरा नाम मार्कस है और मैं डेप्यूटी मिनिस्टर हूँ। आज मैंने तीसरे क्वार्टर का बजट तैयार करके आपके पास भेजा है। हालांकि ऐसा लगता है एम्प्रेस के पैलेस की तरफ से उसमें कुछ प्रॉब्लम है। एंजी सोचती है क्या कहा बजट, ये किस बजट की बात कर रहा है? रैनियल कहता है कि मैंने तुमसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी है, मैंने बस करेक्शन करने के लिए कहा। और एम्प्रेस तुम तो काफी बोल्ड हो, कोई यकीन ही नहीं कर सकता तुम इस पैलेस में नई आई हो। तो बताओ जब तुम इस बजट में झोल कर रही थी तो तुम क्या सोच रही थी? मार्कस कहता है योर मैजेस्टी एम्प्रेस ने काम पर ध्यान नहीं दिया और बस आराम करा है। इस नेशन की मदर होने के नाते उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए था। बजट में जो भी दिक्कत हुई है अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए उन्हें अपना काम करना चाहिए था। काम में जो जो गलतियां हुई थी मार्कस उन्हें गिनाना शुरू कर देता है। एंजी सोचती है ये जो कुछ भी कह रहा है सब कुछ झूठ है, लेकिन मैं ये बात प्रूव भी नहीं कर सकती, मैं तो गई काम से। लेडी जेकस ने पहले ही सबको मुझसे दूर कर दिया था, मेरे पास सिर्फ एक ही मेड थी जो कि मेरी खुद की मेड है। रैनियल कहता है तो आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो मार्कस? मार्कस कहता है मेरे कोई और इरादे नहीं है, मैं इस एम्पायर के प्रति बहुत लॉयल हूँ इसलिए सच बता रहा हूँ। अब जो भी फैसला करना है वो आपको करना है योर मैजेस्टी। रैनियल कहता है इतने बेकार काम के लिए भी मुझे फैसला करना होगा। मार्कस कहता है ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं चाहता हूँ आप फैसला करें। एंजी सोचती है ये बात सच है, पावर और अथॉरिटी को बनाए रखने के लिए रैनियल ऐसा करता है, लेकिन फर्क तो इस बात से पड़ता है रैनियल जो भी फैसला लेगा वो उसके बोरियत पर डिपेंड करता है। क्योंकि बात तो बहुत सिंपल सी है, मैं न्यू एम्प्रेस हूँ, मुझसे गलती हो गई तो मैं फिर से बजट को ठीक कर सकती हूँ। इतने बेकार काम के लिए लोगों को रैनियल के पास नहीं आना चाहिए था। क्या इन लोगों को ये बात नहीं पता? क्योंकि सब लोग ये बात जानते हैं रैनियल का गुस्सा कितना ज्यादा भयानक है। मैं सिर्फ इकलौती हूँ जो कि समझ सकती हूँ रैनियल के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा होगा। रैनियल की प्रजा को पता है वो कितना बड़ा तानाशाह है जिसे मजे करना पसंद है, लेकिन इन बेवकूफों को इतनी बड़ी गलतफहमी हो चुकी है। इन लोगों को लगता है उसे नेशन की बहुत ज्यादा फिक्र है। रैनियल उसकी तरफ देखने लगता है मानो ये कहना चाह रहा हो अगर तुमने कुछ करा नहीं तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। और एंजी कहने लगती है योर मैजेस्टी ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ। ऑफिसर्स को बजट के मामले में मुझसे आकर बात करनी चाहिए थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपको अपना वक्त और एनर्जी ऐसे मामले पर जाया करना पड़ रहा है। आपके जाया वक्त के भुगतान के लिए मेरे पास एक आइडिया है। रैनियल की आंखों में चमक आ जाती है, वो कहता है हाँ हाँ बताओ क्या आइडिया है? एंजेलिका कहती है मैं सुझाव देना चाहती हूँ कि ह्यूमन हंट करा जाए, यानी कि इंसानों का शिकार, और रही शिकार की बात तो वो होंगे हम तीनों। तभी मार्कस कहता है कि आखिर आप ये क्या कह रही हैं? लेकिन रैनियल को तो मजा आ रहा था, वो कहता है तुम अपनी बात जारी रखो। एंजेलिका कहती है एक्टलेस एम्पायर के सारे लोग युद्ध के देवता के वंशज हैं, मैंने सुना है इसीलिए एक्टिलस के लोग हमेशा युद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं। तो मुझे लगता है आपके मजे के लिए हमसे बेहतर शिकार कोई और नहीं होगा। और एंजी सोचने लगती है कि ह्यूमन हंट के बारे में नॉवल में एक बार बताया गया था, इसीलिए मुझे ऐसा लगा ये सुनकर इसको दिलचस्पी जरूर होगी। मैं खुद शिकार नहीं बनना चाहती हूँ लेकिन मुझे इस वक्त ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। फिर वो रैनियल से कहती है लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ और मैं अभी हाल ही में एक्टिलस आई हूँ, मुझे नहीं लगता बीमार रैबिट को इस तरह से भागते हुए देखकर आपको कुछ मजा आएगा। रैनियल कहता है तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें अकेले ही बख्श दिया जाए? एंजी कहती है नहीं, मेरा मतलब है कि मैं ट्रेनिंग लूंगी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी ताकि सर्दियां आने तक के मैं एक अच्छी शिकार बन सकूं। मैं ये कहना चाहती हूँ आप अभी इस हंट को पोस्टपोन कर दे और बाद में इसका मजे से लुफ्त उठाए। तभी मार्कस चिल्ला कर कहता है लेकिन ये सरासर बकवास है योर
योर मैजेस्टी, आखिर कौन है जो कि इस तरह का बेकार प्लान सजेस्ट करेगा। और एंजी सोचने लगती है जैसा कि मुझे उम्मीद थी तुम यही कहोगे। फिर वो कहती है जरा होश में आओ मार्कस, क्या ये इतना जरूरी मामला है? जो बजट वाला मामला था तुम आराम से उसे सुलझा सकते थे। अगर तुम पहले मेरे पास आ जाते तो हिज मैजेस्टी को अपना वक्त नहीं बर्बाद करना पड़ता। अगर तुम सच में चाहते हो कि हिज मैजेस्टी का जो वक्त बर्बाद हो गया उसका भुगतान करा जाए तो तुम्हें इस बात से फख्र होना चाहिए कि हिज मैजेस्टी के शिकार के तौर पर तुम्हें चुना गया है। तभी रैनियल ताली बजाने लगता है और कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, एम्परर का सुझाव इतना भी बुरा नहीं है। तभी मार्कस कहता है योर मैजेस्टी, आप मेरी बूढ़ी माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज मेरी माँ को बख्श दीजिए, इसके बजाय सिर्फ मुझे शिकार बनाइए। रैनियल कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि ये बहुत क्रूर बात है। क्या तुमने सुना नहीं एम्प्रेस ने क्या कहा था? तुम्हें फख्र होना चाहिए कि तुम मेरे शिकार बन रहे हो। और जैसा कि एम्प्रेस ने कहा यहाँ पर तुम तीनों गिल्टी हो। एम्प्रेस थोड़ी बेवकूफ थी इसलिए वो तुम लोगों को यहाँ पर मेरे पैरों में गिरने से रोक नहीं पाई और तुम लोगों ने अपना बदला निकालने के लिए मेरा इस्तेमाल करने की हिम्मत करी। फिर गार्ड उन लोगों को ले जाते हैं और एंटी सोचने लगती है रैनियल को पहले से ये बात पता थी कि वो लोग मेरे साथ अपना बदला निकाल रहे हैं। उसे पता था ऐसा होने वाला है क्योंकि उसने मार्कस की छोटी बहन सिल्वी से शादी नहीं करी थी। उसे पहले से ये बात पता थी लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं करा। जाहिर सी बात है वो एम्परर है इसलिए उसका अपनी बेकार प्रजा पर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। और देखते हैं कि रैनियल सोचने लगता है अगर मैं इसकी बजाय सिल्वी से शादी करता तो क्या मुझे तब भी इतना ही मजा आता। फिर वो उसका सर ऊपर करता है और कहता है इतना भी बुरा नहीं है। वो उसे किस करने लगता है। एंजी सोचती है ये अचानक से मुझे किस क्यों करने लगा लेकिन मैं इसे रोक भी नहीं सकती। फिर रैनियल एंजी से कहता है कि तुम कभी गलती नहीं करती है ना। एंजी सोचने लगती है जाहिर सी बात है अगर मैंने गलती करी ना तो तुम मुझे मार डालोगे। रैनियल कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ गलती करने में आखिर तुम्हें कितना वक्त लगेगा। वो उसे थ्रोन पर बिठा देता है। एंजी कहती है योर मैजेस्टी ये तो थ्रोन है। तभी रैनियल हंसने लगता है और कहता है कि थ्रोन के मुकाबले तुम कितनी ज्यादा छोटी हो। एंजी सोचती है मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मैं एक पेट हूँ जिसका मालिक उसके साथ खेल रहा है। तभी रैनियल उसे सहलाने लगता है और कहता है बताओ कैसा महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है ना। फिर अगले दिन देखते हैं एम्प्रेस के पैलेस के अंदर बहुत बड़े बदलाव आए। लेडी जेकस को शिकार के तौर पर चूज करा गया था इसीलिए कुछ वक्त के लिए उसे अपनी पोजीशन को छोड़ना पड़ा। बाकी सारी मेड इस पोजीशन को लेने में बहुत हिचकिचा रही थी इसीलिए अंत में आकर ये पोजीशन सिसाने को मिल गई। एंजी कहती है किसी ने अप्लाई नहीं करा, मुझे तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहिए कि तुम मेरी लेडी इन वेटिंग बन गई। मुझे माफ करना कि मैंने पहले तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दिया था। सिसाने कहती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ कि आपके पास भी लिमिट है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। एंजी सोचने लगती है लगता है अभी तक इसको बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि मैं असली वाली एंजेलिका नहीं हूँ। मुझे माफ कर देना, मुझे एंजेलिका होने का बर्ताव करना पड़ रहा है। फिर बताया जाता है कि जब नई लेडी इन वेटिंग को चूज करा गया तो वो शिकार वाली खबर भी आग की तरह हर तरफ फैल गई। उसके बाद किसी ने भी एम्प्रेस के खिलाफ उंगली उठाने की भी कोशिश नहीं करी। तभी एक मेट आकर कहती है और हाइनेस मैं इस वास के अंदर किस तरह के फ्लावर डालूं। एंजी सोचती है ये इतनी ज्यादा घबरा रही है, मैं इतनी थोड़ी ना भयानक हूँ। फिर वो कहती है कि मुझे लगता है कि येलो ज्यादा ब्राइट रहेंगे है ना। और ये सुझाव उस मेट को काफी ज्यादा पसंद आता है। एंजी सोचती है यार सबने मुझे क्या समझ के रखा है, मैं तो बस एक रीडर हूँ जो कि कहानी को पढ़ रही थी। क्या सब लोगों को ये बात पता चल गई कि मार्कस के ऊपर मैंने किस तरह से चिल्लाया था? मैं क्या ही कर सकती थी उस वक्त, मैं अपने गले पर एम्परर की रखी हुई तलवार को हटा रही थी। फिर एंजी बताती है मैंने कोई भी सोसाइटी के इवेंट अटेंड नहीं करे थे इसलिए ये अफवाहें भी आग की तरह फैल गईं। सब लोगों को लग रहा था मैं बहुत ज्यादा क्रूर एम्प्रेस हूँ और ये अफवाह मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन मैं अपने एम्प्रेस के कामों में बहुत ज्यादा उलझ चुकी थी। मैं इन कामों को पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन जो काम रह गया उस वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। सिसाने ने कहा है कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मुझे अभी तक यहाँ की आदत नहीं पड़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि एंजेलिका के अंदर जो काबिलियत थी वो अभी तक मेरे अंदर नहीं आई है। मुझे गार्डन का लैंडस्केप बनाना है और उसकी देखभाल भी करनी है और इसके अलावा मुझे बहुत सारी पार्टीज को भी संभालना है। लेकिन सबसे जरूरी है वो इवेंट संभालना जो कि एक्टिलस का एक फेस्टिवल है। युद्ध के देवता एक्टिला को सूरज द्वारा दर्शाया जाता है इसीलिए साल में गर्मियों के दौरान ही इस फेस्टिवल को रखा जाता है। वो ये सब सोच के जा रही थी तभी बाहर देखती है जहाँ
पर सिल्विया खड़ी हुई थी, लेकिन एंजी उसे पहचानती नहीं और पूछती है ये कौन है। सिसाने कहती है कि वो सिल्विया जेकस है, मार्कस जेकस की छोटी बहन, वही जिसका शिकार होने वाला है। एंजी कहती है तो फिर वो इस वक्त यहाँ पर क्यों खड़ी हुई है। सिसाने कहती है वो आपसे मिलना चाहती है, हालांकि मुझे पता है कि वो जो चाहती है वो तो जाहिर सी बात है। एंजी कहती है लेडी और मार्कस को गए हुए तो काफी वक्त हो गया है, तो क्या ये आज यहाँ पर आई है। सिसाने कहती है नहीं, वो उसी दिन से यहाँ पर इंतजार कर रही हैं। एंजी कहती है क्या कहा, वो उस दिन से आज तक रोज यहाँ पर इंतजार करती है। वो कुछ सोचती है और कहती है ठीक है, उस लड़की को अंदर आने दो। फिर सिल्विया अंदर आती है और कहती है आपसे मिलकर अच्छा लगा योर मैजेस्टी, मेरा नाम सिल्विया जेकस है। एंजी कहती है कि जो घोषणा हो चुकी है उसे वापस नहीं लिया जा सकता। जाहिर सी बात है कि तुम बाहर क्यों इंतजार कर रही थी, ताकि तुम मुझे मना सको, लेकिन अगर तुम माफी मांगना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। सिल्विया कहती है नहीं, मुझे लगता है उन्हें वही मिला जो वो डिजर्व करते थे। एंजी सोचती है क्या वो यहाँ पर माफी मांगने के लिए नहीं आई है। सिल्विया कहती है योर मैजेस्टी, जब मेरी माँ ने लेडी इन वेटिंग का काम छोड़ दिया तब उनकी जो पोजीशन है वो खाली हो गई। मैं जानती हूँ मेरी माँ कितनी बड़ी बेवकूफ है, लेकिन उनकी बेटी होने के नाते उनकी तरफ से माफी के तौर पर मैं आपकी सर्वेंट बनना चाहती हूँ। एंजी सोचती है ये क्या हो रहा है, मेरी दुश्मन की बेटी मुझे सर्व करना चाहती है। शायद ये मुझ पर नजर रखना चाहती है, मेरी कमजोरियों को ढूंढना चाहती है ताकि ये अपने भाई और अपनी माँ का बदला मुझसे ले सके। फिर वो सिल्विया से कहती है तुम जानती हो ना कि बिना शक करे मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को नहीं मान सकती। और एंजी सोचने लगती है यार मैं क्या करूँ, तुम इस तरह से कांप रही हो तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सिल्विया कहती है कि आपको धोखा देकर आखिर मुझे क्या हासिल होगा, मुझे एम्पायर की संपत्ति बनने के लिए ही बड़ा करा गया, भले ही मैं एम्परर की बीवी बनूं या फिर आपकी साथी, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दीवारों के अंदर गुजारी है, दूसरे शब्दों में कहूँ तो मेरा कोई भी साथी नहीं है, लेकिन अब मेरा परिवार शिकार बन चुका है, मेरे पास निर्भर होने के लिए कोई भी नहीं है। एंजी सोचने लगती है वैसे इसकी बात में दम तो है, सिल्विया वैसे परिवार की बेटी बन चुकी है जो कि जल्दी ही खत्म होने वाला है। सिल्विया कहती है जहाँ तक मेरे परिवार की बात है तो ये बेशक है कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, हालांकि उन्होंने मुझे संपत्ति से ज्यादा कुछ नहीं समझा, लेकिन फिर भी वो मेरे खून के रिश्ते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात योर मैजेस्टी, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। एंजी सोचने लगती है कि मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही है, मैं भी जिंदा रहना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन देखते हैं। एंजी लेटी हुई सोच रही थी कि सिल्विया की ऐसी हालत देखकर सब लोग दुखी हो जाएंगे सिवाय एम्परर के, लेकिन ये एक ऐसा फैसला नहीं है जो कि मैं तरस खा कर करूं, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि सिल्विया यहाँ पर बदला लेने के लिए आ रही है। मैंने उससे कहा था कि मैं जल्दी ही फैसला कर लूंगी, लेकिन तभी उसके सामने रैनियल आ जाता है, जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाने लगती है। रैनियल कहता है क्या चिल्लाना भी तुम्हारी बीमारी में शामिल है। एंजी कहती है योर मैजेस्टी, आप इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं। रैनियल कहता है क्या मुझे आने की तभी इजाजत है जब मेरे पास कोई कारण हो। एंजी सोचने लगती है और क्या ये मेरे सर का दर्द है कि तुम अचानक से मुझे बिना कारण के मिलने के लिए आ गए। तो रैनियल कहता है मुझे लगा तुम्हारे पास आने का सही वक्त आ गया है, क्या तुम्हें नहीं लगता। एंजी कहती है मुझे लगता है ऐसे मामलों में आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। रैनियल कहता है तुम्हें तो हिचकियां आ रही हैं, तुम तो बहुत बेचारी हो। फिर वो एंजी को किस कर लेता और कहता है अब तुम्हारी हिचकियां रुक गई है ना। एंजी कहती है हाँ बिल्कुल, आप बताइए आपका दिन कैसा गुजरा योर मैजेस्टी। रैनियल कहता है मेरा दिन तो काफी अच्छा गुजरा और शिकारों ने ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया है और मैंने इस हंट के अंदर 2 रूल और ऐड करे हैं, क्या तुम सुनना चाहोगी। सबसे पहला रूल, जो शिकार होगा उसे वेपन रखने की इजाजत है, अगर शिकार 3 घंटों तक सरवाइव कर पाया तो वो जीत जाएगा, उसे फ्री कर दिया जाएगा। वैसे ये रूल मैंने अपनी मर्जी से जोड़े हैं, मुझे यकीन है तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। एंजी कहती है जब तक कि आपको मजा आ रहा है तब तक कि मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। रैनियल कहता है तो बताओ तुम्हारा दिन कैसा गुजरा। एंजी कहती है मैं बहुत बिजी थी, एम्प्रेस होने के नाते मैं अपने कामों को संभाल रही थी और इसके अलावा। तभी रैनियल कहता है उसे यहाँ पर लेकर आओ, मुझे लगता है कि ये मजेदार रहेगा। एंजी सोचने लगती है अब इस बात में इसे क्या मजेदार लग रहा है। रैनियल कहता है कि अगर वो लड़की भी शिकारी के तौर पर मैदान में मौजूद होगी तो वो तुम्हारी वफादारी को साबित कर सकती है और अपने परिवार से सारे नातों को तोड़ सकती है। एंजी सोचने लगती है क्या ये सिल्विया को हंटर बनाना चाहता है और चाहता है कि वो अपने ही हाथों से अपने भाई और माँ को मार दे। रैनियल कहता है तुम सोच रही हो कि सिल्विया तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहती है, क्यों मैंने सही कहा
कहा ना, आम लोगों के विचार स्पष्ट होते हैं, तो मुझे लगता है सिल्विया को तुम्हें यहाँ पर लाना चाहिए। अगर वो हंटर के तौर पर अपनी काबिलियत को साबित कर देगी तो वो तुम्हारी मेड बन जाएगी। एंजी कहती है जी और मैजेस्टी आप सही कह रहे हैं। रैनियल कहता है कि मुझे लगा था कि ये ग्रेट आइडिया है, तो फिर तुम इस तरह का चेहरा क्यों बना रही हो? खैर कोई बात नहीं, मैं ये ऑर्डर सिल्विया जेकस को दे दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा ऑर्डर देना तुम्हारे लिए थोड़ा दर्दनाक होगा क्योंकि तुम काफी कमजोर हो। एंजी सोचने लगती है मुझे लगता है तुम्हारे सामने तो इस वक्त पूरी दुनिया कमजोर है। रैनियल पैदा तो एक इंसान के तौर पर हुआ है, लेकिन दूसरे लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह देखता है और सोचता है कि वो खुद एक गॉड है। उसका पास्ट भी बिल्कुल भी दर्दनाक नहीं है जो वो इतना क्रूर मॉन्स्टर बन गया। साफ तौर पर कहा जाए तो वो पैदा ही ईविल बनकर हुआ था। लेकिन तभी अचानक से रैनियल सारी वाइन को एंजी के ऊपर फेंक देता है और कहता है कि तुम बहुत आसानी से डर जाती हो, लेकिन जब तुम अपने ख्यालों में खोई होती हो तो तुम्हारे अंदर से डर गायब हो जाता है। एंजी सोचने लगती है इस वक्त मेरे सामने सबसे खूबसूरत और सबसे खतरनाक ईविल खड़ा है, लेकिन मुझे खुद को संभालना होगा क्योंकि मुझे गलतियों को अवॉइड करना है और सिर्फ सरवाइव करना है। फिर सीधा नेक्स्ट सीन देखते हैं। काफी रात हो गई थी और रैनियल कह रहा था तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है, तुम काफी कमजोर हो और परेशानियां खड़ी करती हो। मैं सोच रहा हूँ ऐसा चलता रहा तो तुम कितनी देर तक मजेदार शिकार बनकर रहोगी। एंजी सोचने लगती अरे यार मैं तो कुछ पल के लिए भूल ही गई थी कि मैं सर्दियों में रैनियल की शिकार बनने वाली हूँ, लेकिन मेरा कोई भी इरादा नहीं है उसकी शिकार बनने का, क्योंकि जब सर्दियों के दौरान रैनियल टेम्पल चला जाएगा तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। उसके बाद वो वहाँ पर सेरेफिना से मिलेगा, फिर वो मुझे ढूंढते हुए नहीं आएगा। तभी रैनियल कहता है अरे हाँ मुझे याद आया, मैं तुम्हें एक और रूल बताना भूल गया। जो हंट होने वाला है उसके अंदर तुम हंटर के तौर पर पार्टिसिपेट करोगी। एंजी कहती योर मैजेस्टी मैं तो खुद को बचाने के काबिल भी नहीं हूँ, तो फिर मैं हंटर कैसे बनूंगी? रैनियल कहता है फिक्र मत करो, जो शिकार होंगे वो हंटर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, यही रूल है। एंजी सोचने लगती है नो वे, क्या रैनियल भी हंटर बनने वाला है? अगर ऐसा हुआ तो जेकस की फैमिली ऐसे डीमन से तो बिल्कुल भी बच नहीं पाएगी। लेकिन क्या होगा अगर इससे पहले ही वो लोग मेरा काम तमाम करने की कोशिश करे तो? रैनियल को ये बात पता है कि रूल का कोई भी असर नहीं होगा, उसके बावजूद उसने रूल को जोड़ा। फिर वो रैनियल से कहती है वैसे हंट कब होने वाला है? मतलब मुझे डेट के बारे में नहीं पता। रैनियल कहता है कि समर फेस्टिवल के दौरान होगा, तुम काफी बिजी रहने वाली हो। एंजी सोचती है समर फेस्टिवल आने में मेरे पास सिर्फ एक ही महीना बचा है, मैं कुछ नोबल से दोस्ती करने का प्लान बना रही हूँ और मुझे काफी सोशल अपॉइंटमेंट भी कैंसिल करनी पड़ेंगी। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। वो झांक कर देख रही थी जहाँ पर मार्कस और उसकी माँ ट्रेनिंग कर रहे थे और एंजी सोचती है ये क्या चल रहा है, मैं तो इन लोगों की ब्लेड को देख तक नहीं पा रही। मुझे बताया गया था कि एक हंटर होने के नाते मैं जाकर देख सकती हूँ क्या चल रहा है, लेकिन मैंने इस बात की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं करी थी। शायद से माँ और बेटा दोनों इतने बेवकूफ है कि उनके अंदर की ताकत और ज्यादा बढ़ गई है। एक्टलेस एम्पायर में सब लोगों को लड़ना सिखाया जाता है ताकि अगर वॉर भी शुरू हो जाए तो वो लोग सोल्जर्स बनकर काम आए, और ये प्रैक्टिस आदमियों या लड़कियों और उनके बच्चों पर भी शामिल होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम डचेस नर्मा एंजेलिका की अटेंडेंट को देखते हैं और वो कहती है मैंने सुना था वो अपनी ट्रेनिंग पर खास ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन जब एम्परर उनसे मिलने के लिए गए थे तो फिर उनका रवैया ही बदल गया। एंजी सोचती है शायद से रैनियल ने उन्हें 2 रूल्स के बारे में बता दिया होगा। नर्मा कहती है हम एक टीचर को ढूंढ रहे हैं जो कि आपको सिखा सके। एंजी सोचती है फर्क नहीं पड़ता टीचर कितना ज्यादा माहिर है, मेरे पास तो सिर्फ एक ही महीना बचा है। फिर एंजी कहती है मुझे सीखना है कि बो का इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्योंकि करीब जाकर तो मैं बिल्कुल भी लड़ नहीं पाऊंगी, मुझे दूर रहकर ही उनके ऊपर हमला करना पड़ेगा। प्लीज मुझे सिखाओ आखिर एरोस कैसे चलाते हैं, क्योंकि मुझे दूर रहकर हमला करना है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। वो एरो चलाना सीखती है लेकिन उसकी हालत ही खराब हो जाती है। नर्मा कहती है योर मैजेस्टी माफ कीजिएगा लेकिन आपको अभी आराम करना चाहिए। मैंने पहले कभी किसी को नहीं देखा जो कि बो उठाने में इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हो, यहाँ तक कि 10 साल की उम्र का बच्चा भी इस बो को उठा लेता है। ये बातें एंजी को तीर की तरह चुभती है। वो कहती है ठीक है मैं फिर से ट्रेनिंग पर जाती हूँ, और वो सोचने लगती है एक्टलेस एम्पायर के लोगों से एकदम उल्टा मेरी फिजिक बिल्कुल बकवास है, मेरा टारगेट इतना पास रख
रखा गया है, मुझे लालची नहीं होना है, आज मुझे एक टारगेट तो मारना ही पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में रैनियल को देखते हैं जिसके सामने सिल्वी थी। रैनियल कहता है मैंने सुना कि तुम एम्प्रेस की अटेंडेंट बनना चाहती हो, तुम्हें पता भी है कि ये पोजीशन क्या है, लेकिन फिर भी अगर तुम बनना चाहती हो तो एक ही कंडीशन है, तुम्हें समर फेस्टिवल के दौरान हंटर बनना पड़ेगा। और रैनियल सोचने लगता है मुझे पता था कि ये ऐसे ही रिस्पॉन्स करेगी, कितनी बोरिंग बात है। फिर वो गार्ड्स को बुलाता है और सिल्विया को वहाँ से भेज देता है। सिल्विया को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलता। फिर वो एक और गार्ड से पूछता है बताओ एम्प्रेस के क्या हाल है। वो गार्ड कहता है कि उन्होंने सारे प्लान्स को कैंसिल कर दिया है, ऐसा लगता है कि वो अभी बोट चलाना सीखना चाहती हैं। रैनियल कहता है एक डरपोक पर ये काफी सूट करता है। वो गार्ड कहता है हालांकि ऐसा करते हुए एम्प्रेस बेहोश हो गई। ये सुनकर तो रैनियल को भी थोड़ा सा झटका लगता है और वो कहता है क्या अभी तुमने क्या कहा। फिर नेक्स्ट सीन में एंजी को देखते हैं जिससे होश आता है और वो सोचती है मैं बेड पर हूँ, क्या मैं बेहोश हो गई थी? यार मुझे रुक जाना चाहिए था जब नरमा ने मुझे रुकने के लिए कहा था। मेरा मतलब मुझे लगा था एंजेलिका एक प्रिंसेस है तो उसके अंदर इतनी तो ताकत होगी कि वो हॉर्स राइडिंग कर सके। मुझे लगता है बचपन से ही मेरी ये एंजेलिका वाली बॉडी बहुत कमजोर है। लेकिन तभी वहाँ पर रैनियल आकर कहता है तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो जैसे कि तुम्हें अपना बचपन याद ही नहीं है। एंजी फिर से शॉक हो जाती है और कहती योर मैजेस्टी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। रैनियल कहता है तुम्हें नहीं लगता तुम हर बार मुझे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती हो। एंजी कहती है अच्छा ठीक है योर मैजेस्टी बताइए आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। रैनियल कहता मुझे पता चला कि तुम बेहोश हो गई थी तो मुझे लगा तुम्हारे साथ कुछ बहुत सीरियस हो गया है, लेकिन तुम तो इतनी एक्सरसाइज करने के बाद ही बेहोश हो गई, कितनी शर्म की बात है। लेकिन तुम्हारा चेहरा तो अभी भी काफी बीमार लग रहा है एम्प्रेस। एंजी सोचती है एक्चुअली मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद मुझे बुखार चढ़ रहा है, मैं बस आराम करना चाहती हूँ, आखिर ये यहाँ से कब जाएगा। तभी रैनियल कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जितना भी इस बारे में सोच लूँ, तुम बहुत ज्यादा कमजोर और बहुत बेवकूफ हो एम्प्रेस। तुम्हें नहीं लगता कि जब तुम बहुत थक गई हो तो तुम्हें आराम करना चाहिए। एंजी सोचती है तुम जैसा शिकारी मुझ जैसे इंसान को कभी नहीं समझ पाएगा। हालांकि मैंने ज्यादा मेहनत नहीं करी थी उसके बावजूद मैं बेहोश हो गई। कुछ लोग कमजोर ही पैदा हुए होते हैं लेकिन इस कंट्री के लोग ये बात नहीं समझ सकते। फिर वो रोते हुए कहती है मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ, मुझे पता है कि जब मैं थक गई हूँ तो मुझे आराम करना चाहिए। मैं सच में अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं ना मरूं। रैनियल कहता है कि तुम्हें मारा नहीं जाएगा। एंजी सोचती है झूठा कहीं का। फिर रैनियल नरमा से कहता है कि मुझे ठंडा पानी और कपड़ा ला कर दो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा एम्प्रेस क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बीमार लग रही हो। फिर देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा गीला कपड़ा सीधा एंजी के मुंह पर मारता है और कहता है मुझे लगता है एम्प्रेस तुम्हें बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, शायद से ये सही तरीका नहीं है, मैं मेड को बुला देता हूँ। फिर रैनियल के बजाय नरमा एंजी का ख्याल रखती है। रैनियल कहता है कि एक्सरसाइज करने के बाद इसे इतना बुखार चढ़ गया, मैंने पहले कभी इस बारे में तो नहीं सुना। नरमा कहती है क्योंकि ये बहुत कमजोर है, इन्होंने कुछ ऐसा किया जो कि इन्होंने कभी नहीं करा था, इसलिए इनकी बॉडी ने अलग तरह से रिएक्ट करा और ये बेहोश हो गई। रैनियल कहता है मैं सोच रहा हूँ क्या तुम्हारी ये और शौकों में से एक है कि बहुत तरीकों से कमजोर होना। एंजी सोचने लगती इसका ये पोज मुझे खतरा महसूस हो रहा है। रैनियल की बॉडी चिल्ला कर ये बता रही है कि वो बहुत ज्यादा बोर हो रहा है। फिर वो नरमा से कहती है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाओगी। फिर नरमा खाना लेकर आती है। रैनियल एंजी को खिलाने लगता है और कहता है तुम्हारा मुंह भी कितना छोटा है, अगर कल भी तुम्हारा ऐसा ही हाल रहा तो तुम्हें यहीं पर आराम करना चाहिए। एंजी सोचती है एक मिनट, क्या इसे मेरी फिक्र हो रही है। रैनियल कहता है मैं खुद तुम्हारी ट्रेनिंग देखूंगा और मुझे देखना है कि तुम कितनी ज्यादा बुरी हो। एंजी सोचने लगती है मुझे इतनी बड़ी गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि इससे मेरी फिक्र हो रही थी। रैनियल कहता मुझे लगा था तुम्हें भागते हुए देखकर मुझे बहुत मजा आएगा, लेकिन लगता है मैं यही देख पाऊंगा जब तुम्हारा शिकार तुम्हें पकड़ लेगा। मुझे लगता है विंटर हंट के दौरान मुझे इंटरटेन करना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा, तो फिर बताओ इतना इंतजार करने के बाद आखिर मुझे क्या मिलेगा। एंजी सोचने लगती है धत्तेरे की समर फेस्टिवल के दौरान तो मैं एक हंटर रहूंगी, लेकिन उसके कुछ महीने बाद मैं एक शिकार बन जाऊंगी और जाहिर सी बात है शिकार बनने से पहले मेरा इरादा है यहाँ से भागने का। फिर वो रैनियल से कहती है प्लीज मेरा भरोसा करिए, मैं किसी टीचर को ढूंढ रही हूँ जो कि मुझे सिखाए। रैनियल कहता है क्या कहा, एक टीचर? वो आगे कहती है मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस वक्त मेरी जान बहुत ज्यादा खतरे में है। रैनियल कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम नहीं मरोगी। एंजी कहती है लेकिन कैसे? रैनियल कहता है अच्छा काम करके। एंजी कहती है हाँ मैं समझ गई, लेकिन मुझे एक टीचर ढूंढना है।
रैनियल कहता है कि तुम्हें ढूंढना है, इसका मतलब अभी तक तुम्हें कोई सही इंसान नहीं मिला। कोई बात नहीं, तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। एंजी कहती है क्या कहा, आप मुझे सिखाएंगे? रैनियल कहता है क्या मुझे अपनी बात को दोहराने की जरूरत है? एंजी कहती है बिल्कुल भी नहीं, ये तो मेरे लिए फक्र की बात है कि आप मुझे सिखाएंगे और एक बेस्ट हंटर बनने के लिए मुझसे जो हो सकेगा मैं वो करूंगी। फिर सीधा नेक्स्ट सीन देखते, रैनियल ने जो मेडिसिन दी थी वो एंजी पर अच्छे से काम कर रही थी। एंजी सोचती है पिछली रात रैनियल ने मुझे कोई दवा पिलाई थी और उसको पीने के बाद मैं तुरंत सो गई थी। हालांकि वो पूरी रात मेरे पास बैठा रहा था और सुबह होने से कुछ घंटे पहले चला गया था। फिर एंजी सिसाने से कहती है कि योर मैजेस्टी ने कब कहा था कि मेरी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है? सिसाने कहती है उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया। एंजी कहती है अगर नहीं बताया तो तुम्हें पूछना चाहिए था, मुझे जल्दी तैयार होना होगा, रैनियल के वहाँ पहुँचने से पहले मुझे पहुँचना होगा। फिर वो ट्रेनिंग ग्राउंड पहुँचती है और कहती शुक्र की बात है कि वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया। लेकिन तभी वहाँ पर रैनियल आता है और कहता है ये मत कहना कि तुम अभी सोकर उठी हो, कितनी देर हो चुकी है, 10 बज गए हैं, तुम सच में कितनी ज्यादा लेजी हो। मैं यहाँ पर पिछले 2 घंटे से इंतजार कर रहा था और देखो तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एंजी सोचने लगती है क्या मैंने एम्परर को 2 घंटे इंतजार करवाया? तभी रैनियल कहते ये बताओ कि तुम अपने हाथ में क्या पकड़ी हुई हो? एंजी कहती है कि मेरी ताकत से मैं प्रॉपर बो को नहीं संभाल पा रही और मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं उसकी स्ट्रिंग को खींचूं। लेकिन तभी रैनियल उसे एक नया बो दे देता है और कहता है तुम ऐसे बो की तलाश क्यों नहीं कर रही थी जो तुम्हारी साइज का हो? एंजी कहती है वो दरअसल शुरुआत में यही कह रही थी कि मुझे दूर रहकर निशाना लगाना है तो ऐसा बो चाहिए। और वो सोचने लगती है ये बो कितना ज्यादा हल्का है, इसे पकड़ना भी कितना आसान है, वरना तो फर्क ही नहीं पड़ता था तुम कहाँ से निशाना लगाओ, जब तक कि स्ट्रिंग नहीं खींची जाएगी निशाना नहीं लगेगा। फिर वो रैनियल से कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया योर मैजेस्टी। तभी रैनियल कहता है क्या तुम्हें अभी भी बुखार है? लगता है जो पिछली रात मैंने दवा दी थी वो अभी तक काम नहीं करी। लेकिन एंजी तो ब्लश कर रही थी। रैनियल कहता है चलो फिर शुरू करते हैं। एंजी सोचने लगती है कि मुझे इतनी ज्यादा देर हो गई लेकिन ये फिर भी गुस्सा नहीं कर रहा। फिर 1 घंटे बाद देखते हैं एंजी बहुत ज्यादा हाफ रही थी। रैनियल कहता है कि ये 67th बार है कि तुम मेरे हाथों से मर रही हो। एंजी सोचने लगती है अरे यार ये मेरे लिए किसी डिजास्टर से कम नहीं है। आधे घंटे मेरे एरो चलाने के बाद रैनियल बहुत बोर हो गया। फिर वो अचानक से कहीं से तलवार ले आया और मुझे ब्लेड चलाना सिखाने लगा। रैनियल कहता है कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है एक्सपीरियंस करना। एंजी सोचने लगती है ये ऐसी ट्रेनिंग है जिसके अंदर ज्यादा थ्योरी नहीं है। रैनियल कहता है तुम तो बहुत ओपनिंग दे रही हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि अटैक कैसे करना है। तभी एंजी उस पर अटैक करती है लेकिन रैनियल उसके हाथ पर मार कर उसकी तलवार को छुटा देता है और वो कहता है कि मैं बार बार एक ही तरीके से तुम्हें हरा रहा हूँ, मुझे देखने के बजाय आखिरकार तुम मेरे अटैक को अवॉइड क्यों नहीं करती? एंजी कहती है योर मैजेस्टी मैं आपके अटैक को देख ही नहीं पा रही। रैनियल कहता है क्या तुम अब ये कहना चाहती हो कि तुम्हें आंखों में भी कोई बीमारी है? एंजी सोचने लगती बिल्कुल भी नहीं, तुम इतने ज्यादा फास्ट हो कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा। फिर वो रैनियल से कहती है यही वजह है कि मैं लॉन्ग रेंज अटैक करना सीख रही थी। रैनियल कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम शिकार से बहुत ज्यादा दूरी बना सकती हो? फिर एंजी बताती है उसके बाद रैनियल मुझे सारे बेसिक्स बताने लगा। मैं अपनी कमर को हिलाकर इसकी रेंज कम और ज्यादा भी कर सकती हूँ और मुझे जब समझ नहीं आता रैनियल क्या कह रहा है तो वो बहुत कंप्लेन करने लगता। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो मुझे सिखाना बंद करने वाला है। रैनियल ऐसा इंसान है जिसे छोटी छोटी चीजें भी बोरिंग लगने लगती हैं, तो आखिरकार वो खुद को बोर कर कर मुझे इतना सिखाने में क्यों ध्यान दे रहा है। फिर वो रैनियल से कहती है मुझे सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगली बार मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ज्यादा वक्त ना जाया करूं। लेकिन तभी रैनियल उसके सर पर हाथ फेरने लगता है। एंजी को समझ नहीं आता रैनियल ऐसा क्यों कर रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में एंजी बताती है एक्टलेस एम्पायर एक घास के मैदान की तरह है जहाँ पर अफवाहें आग की तरह फैल जाती हैं। हालांकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन हंटिंग फेस्टिवल की जो बात है वो हर जगह नॉबल्स के बीच में फैल गई है। समर फेस्टिवल के दौरान हंटिंग ग्राउंड में हंट होने वाला है। शिकार बनने वाले हैं मार्कस और उसकी माँ और हंटर बनने वाले हैं एम्परर, एम्प्रेस और मार्कस की बहन। अगर सिर्फ यही अफवाहों की बात होती तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात भी फैलने लगी कि मैं ट्रेनिंग करते हुए बेहोश हो गई थी और एम्परर ने मेरा ख्याल रखा और एम्प्रेस को तलवारबाजी सिखाने के लिए एम्परर ने 2 घंटे इंतजार भी करा था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एम्परर ने एम्प्रेस
एम्प्रेस को एक नया बो भी दिया। एंजी सोचती अगर अफवाहें ऐसी फैलती रही ना तो फिर ये दूसरी कंट्री तक भी पहुंच जाएंगी और ये अफवाहें कोई और नहीं बल्कि मेरी ही मेड फैला रही हैं। खैर मैं कुछ कह भी तो नहीं सकती क्योंकि एम्प्रेस की जो अटेंडेंट्स होती हैं उनका यही काम होता है, सारी नेगेटिव बातों को छुपा दिया जाता है, बस उसे थोड़ा बदल कर, ताकि एम्पायर और एम्प्रेस का रिश्ता लोगों के सामने पॉजिटिव नजर आए। हालांकि मैं जल्दी ही एम्पायर से भागने का प्लान कर रही हूँ तो ये मेरे लिए ही अनकंफर्टेबल होगा कि बहुत सारे लोग मुझ में दिलचस्पी ले। खैर अभी के लिए मुझे यही दिखाना होगा कि एम्पायर के साथ मेरे अच्छे रिश्ते हैं। मेरा मतलब फ्यूचर किसे पता, क्या पता फ्यूचर में मुझे फिर से कोई लेडी जेकस मिल जाए। एंजी जैसे ही अपने रूम में आती है तो वहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट रखे थे। एंजी कहती है कि ये क्या है। सिसाने कहती है कि ये सारे गिफ्ट आपके हैं योर मैजेस्टी। ऐसा लगता है कि कुछ हफ्तों से आपको बहुत सारे गिफ्ट मिल रहे हैं। तभी निर्मा कहती है कि अफवाहों को कंट्री साइड तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है। एंजी सोचने लगती है अब तो ये साफ साफ दिखा रही है कि ये मेरे साथ में है। अगर वो रॉबर्ट जेकस के लिए काम ना करती तो मैं उसे और ज्यादा पसंद करती। फिर वो एक लेटर को खोलकर कहती है कि ऐसा लगता है कि दूसरे लोग भी हंट देखने के लिए आने वाले हैं। वैसे ये बताओ सिसाने, हंटिंग ग्राउंड को कंप्लीट होने में कितना वक्त लगेगा। सिसाने कहती है मुझे लगता है कि कुछ दिन में वो पूरा हो जाएगा। एंजी सोचने लगती है अगर मैं अपनी पूरी कोशिश भी करूँ तब भी मैं मार्कस और उसकी माँ के खिलाफ नहीं जीत पाऊंगी। यही वजह है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी ताकि सब कुछ मेरे एडवांटेज में हो। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं एंजी रैनियल के साथ ट्रेनिंग कर रही थी लेकिन फिर बहुत थक जाती है। रैनियल कहता है मैं जब भी तुम्हारी तरफ देखता हूँ तब मुझे इंसानों के दिमाग पर शक होने लगता है। एंजी कहती है आखिरकार मुझे कितने बार हारना पड़ेगा, 1000 बार या 10,000 बार। लोगों का मानना है जिनके पास नेचुरल टैलेंट होता है वो अच्छे टीचर नहीं बन पाते, लेकिन रैनियल तो काफी ध्यान देता है। वो ये भी बता देता है कि मैं कहाँ पर गलती कर रही हूँ। तभी रैनियल कहता है कि चलो हमें चलकर हंटिंग ग्राउंड देखना चाहिए। फिर वो लोग कासल के रूफटॉप पर आ जाते हैं और एंजी कहती है वाह यहाँ से नजारा कितना अच्छा लग रहा है। वैसे भी मुझे इस एम्पायर से कम की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे पता था कि इतना बड़ा होने वाला है। यहाँ से तो सब कुछ अच्छे से दिखेगा, यहाँ से तो वो चलाना भी बहुत आसान होगा। तभी रैनियल कहता है मुझे उम्मीद है तुम्हें इस बात का एहसास होगा तुम्हारी मदद के लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। एंजी कहती है ऑफ कोर्स मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। रैनियल कहता है तो बताओ क्या तुम्हें हंटिंग ग्राउंड पसंद आया। पहले मुझे लगा था कि मैं जब तुम्हें इधर उधर भागते हुए देखूंगा तो मुझे बहुत मजा आएगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये बात मुझे परेशान करेगी क्योंकि मैं तुम्हें इतनी ज्यादा मेहनत से सिखा रहा हूँ तो मुझे अपनी मेहनत का फल भी तो मिलना चाहिए। समर फेस्टिवल में मैं तुम्हें हंटर के तौर पर देखने का इंतजार कर रहा हूँ और उसके बाद विंटर में मैं तुम्हें शिकार के तौर पर भी देखने का इंतजार कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में एंजी बताती है कि वक्त पलक झपकते ही निकल गया। हर सुबह रैनियल मुझे एक्सरसाइज करवाता था और फिर मुझे ट्रेनिंग भी करवाता था और देर रात तक रुककर मुझे समर फेस्टिवल की तैयारियों पर भी ध्यान देना होता था। वैसे ही काफी परेशान करने वाली बात है कि उस दिन के बाद से मैंने सिल्विया को नहीं देखा, लेकिन ये भी बात है कि मुझे ज्यादा आराम करने का वक्त भी नहीं मिला क्योंकि रैनियल अक्सर मेरी जगह पर मुझसे मिलने के लिए आता रहता था और जैसे ही रैनियल आता था सारी मेड्स यहाँ से दुम दबाकर भाग जाती थी। रैनियल कहता है मैं सोच रहा हूँ ये तुम्हारी बीमारी है या तुम और बोल्ट हो गई हो या फिर तुम्हें फिर से डर लग रहा है। एंजी सोचने लगती है कि मैं इसे हर सुबह देखती हूँ लेकिन फिर भी डरावना लगता है। रैनियल कहता है कि तुम एक खरगोश की तरह कमजोर हो और एक खरगोश की तरह डर भी जाती हो। ये बताओ आखिरकार तुम मुझे इस तरह से क्यों देखती हो। ऐसा लगता है कि तुम मुझे बताना चाह रही हो कि मैं अपनी बकवास बंद कर दूं। तुम तो सच में काफी ज्यादा बोल्ड हो चुकी हो एम्प्रेस। एंजी कहती है ऐसी बात नहीं है, लेकिन बेहतर रहेगा अगर आप मुझे सॉफ्ट क्यूट रैबिट से कंपेयर ना करें। लेकिन एंजी आगे कुछ कहती इससे पहले रैनियल उसे किस करने लगता है। एंजी सोचने लगती है आखिरकार इसे अचानक से क्या हो गया। रैनियल कहता फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सीख रही हो, तुम्हारी सीखने की गति बहुत धीमी है। हालांकि मुझे ये बात भी समझ आ जाती है कि तुम्हें क्या पसंद है। खैर कोई बात नहीं, आज के लिए यहीं पर रुक जाते हैं। मैं जानता हूँ तुम किस बात की उम्मीद कर रही थी। एंजी ब्लश करने लगती है और सोचती है क्या कहा, मैं किस बात की उम्मीद कर रही थी। तभी रैनियल उसे एक नेकलेस पहना देता और कहता है मुझे बताया गया था कि इसे खाली गले पर पहनना है। एंजी कहती है कि ये बहुत खूबसूरत है, आपका शुक्रिया। रैनियल कहता है कि इसका कलर भी एकदम तुम्हारे बालों की तरह है। मैंने तुम्हें ये इसलिए दिया है ताकि तुम समर फेस्टिवल के दौरान इसे पहनो, लेकिन अगर तुम हंटिंग ग्राउंड में मर गई तो मुझे लगता है कि इसे
इसे पहनने का मौका किसी और को नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, आखिरकार फेस्टिवल का वक्त आ जाता है। एंजी सोचने लगती है फेस्टिवल आ गया यानी हंट भी जल्दी ही शुरू होने वाला है। जब से मैं इस नॉवल के अंदर आई हूँ मेरा एक ही मकसद है सरवाइव करना। मुझे थोड़ा वक्त और निकालना है, उसके बाद मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। फिर वो तैयार होकर बाहर आती है और कहती है आज तो मुझे ज्यादा देर नहीं हुई। लेकिन तभी रैनियल उसे अपनी गोद में बिठा देता है और कहता है कि मैं पिछले 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। एंजी सोचने लगती है कि सबको ऐसा ही लग रहा होगा कि हम दोनों बहुत ज्यादा करीब हैं। रैनियल कहता है वैसे जब तुम हंटिंग ग्राउंड में जाओगी तो सबसे पहले क्या करोगी? एंजी कहती है सबसे पहले मैं हाई ग्राउंड में चली जाऊंगी ताकि सब पे नजर रख सकूं। रैनियल कहता है हमारी ट्रेनिंग के दौरान तुम एक बार भी मेरी तलवार से बच नहीं पाई। एंजी कहती है लेकिन फिर भी मैंने 30 सेकंड तक सरवाइव करा था। रैनियल कहता है तुम्हें पता है ऐसा क्यों? क्योंकि मैं तुम पर धीमी गति से हमला कर रहा था। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं कि चिल्लाकर बताया जाता है कि फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है और उसके बाद एम्परर और एम्प्रेस की भी वहाँ पर एंट्री होती है। सारी प्रजा अपने एम्परर और एम्प्रेस को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, सब लोग बैठे खाना खा रहे थे और रैनियल कहता है कि क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही? एंजी सोचने लगती है कि मैं हंट को लेकर इतना ज्यादा नर्वस हूँ कि मैं खाना नहीं खा सकती। तभी रैनियल उसे एक वाइन देता है और कहता है ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। एंजी सोचने लगती है कि ये ड्रिंक अलग नहीं है बल्कि इसका कलर भी काफी ज्यादा अलग है। रैनियल उसके पास आकर कहता है कि याद रखना कि तुम्हें इसकी आखिरी बूंद तक पीना है। तभी एंजी उस ड्रिंक को पीने लगती है। रैनियल कहता है कि तुम्हें पता है मुझे ऐसा लगता है अगर मैं तुम्हें जहर भी पीने के लिए दूंगा तो तुम खुशी खुशी उसे पी जाओगी। उस ड्रिंक को पीने के बाद अचानक से एंजी की पूरी बॉडी जलने लगती है। रैनियल कहता है कि खुद को संभालो एंजी, क्योंकि जल्दी ही सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन तभी एंजी पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगती है। सब उसकी तरफ देखने लगते। एंजी कहती अचानक से यहाँ पर इतना सन्नाटा क्यों छा गया? तुम लोग अपनी दावत के मजे उठाओ। रैनियल कहता है कि क्या तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा कि एम्प्रेस ने क्या कहा? तभी एंजी पागलों की तरह मीट खाने लगती है और कहती है वाह इसका टेस्ट तो कितना ज्यादा डिलीशियस हो गया है। फिर नेक्स्ट सीन देखते, एंजी तैयार हो रही थी और सोच रही थी उस वक्त मेरी बॉडी जल रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ शांत हो चुका है। मुझे बिल्कुल भी नर्वस महसूस नहीं हो रहा। इनफैक्ट मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ। लेकिन तभी मेड उसके पास एक छोटी सी बॉटल लाती है और कहती है ये गिफ्ट आपको हिज मैजेस्टी ने भेजा है। ये जहरीले मेंढक से निकाला गया एक बहुत जहरीला जहर है। एम्परर ने कहा है कि आपको पता होगा कि आखिर इसका इस्तेमाल कैसे करना है। और उस जहर को देखकर एंजी एक विलनेस की तरह क्रीपी स्माइल कर रही थी। फिर नेक्स्ट सीन देखते, हंटिंग ग्राउंड में बहुत सारे लोग आ गए थे। एंजी सोचने लगती है यहाँ पर ये लोग कुछ मजेदार देखने के लिए आए हैं, लेकिन काफी बुरी बात है कि ये लोग बाहर जो होगा उसे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जितने भी शिकारी हैं वो हंटिंग ग्राउंड में छुपे हुए हैं। मैं सोच रही हूँ आखिरकार मेरा स्वादिष्ट खाना जेकस फैमिली कहाँ पर होगी। तभी उसकी नजर सिल्विया पर पड़ती है जो कि बहुत ज्यादा घबरा रही थी। एंजी सोचने लगती है मेरी अटेंडेंट बनने के लिए इसे हंट करना पड़ेगा, लेकिन जो इसकी हालत है इसके लिए तो ये काफी मुश्किल लग रहा है। कुछ वक्त पहले जब ये अपने घुटनों पर आ गई थी तब मुझे इसे देखकर काफी तरस आ रहा था, लेकिन अब मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है अगर ये टास्क जीत जाएगी तो इसे इनाम मिलेगा, और अगर ये ऐसा नहीं कर पाई तो ये बस मर जाएगी। लेकिन तभी वहाँ पर अपने एम्परर की एंट्री होती है। रैनियल कहता मैंने तुमसे बताया था ना कि तुम नहीं मरने वाली। एंजी सोचने लगती है आखिरकार इसने मेरी ड्रिंक में मिलाया क्या है। सबके स्टेटस के हिसाब से उनको अंदर भेजा जा रहा है। सबसे पहले सिल्विया जा रही है। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा, मुझे अभी के अभी अंदर जाना है। मेरी भूख बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त मैं पूरी तरह से रैनियल बन चुकी हूँ। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, वो उसी रूफटॉप के ऊपर खड़ी हुई थी और सोच रही थी मेरी बॉडी काफी हल्की महसूस हो रही है और मेरी नजर भी काफी तेज हो गई है। मैंने उस जहर को एरो के ऊपर लगा दिया है जो कि रैनियल ने मुझे दिया था। फिर नीचे सिल्विया को देखते हैं जो कि एंजी से कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर लेडी जेकस आकर सिल्विया के बालों को पकड़ लेती है और कहती है मेरी बेचारी बच्ची, मैं तुम्हारा सीना चीर कर तुम्हारे दिल को एम्परर के सामने पेश करूंगी। तुम हमारी फैमिली के लिए सैक्रिफाइस बन जाओगी और ऐसे मैं सरवाइव कर पाऊंगी। एंजी कहती है क्या जेकस फैमिली के पास भागने के लिए सिर्फ यही तरीका है? फिर वो निशाना लगाती है, लेकिन सिल्विया बीच में थी इसलिए एंजी का निशाना चूक जाता है। इस वजह से लेडी जेकस की नजर एंजी पर पड़ जाती
जाती है, लेकिन सिल्विया लेडी जेकस को पकड़कर गिरा देती है और कहती है, माँ आपने खुद को बचाने के लिए मुझे मारने की कोशिश करी, लेकिन मुझे भी तो जिंदा रहना है। फिर वो एक पत्थर उठाकर लेडी जेकस को मारने जा रही थी। वो उसे मारने लगती है और कहती है, मुझे जिंदा रहना है, मुझे अपना रास्ता खुद ढूंढना है। एंजी नीचे आते हुए सोचने लगती है, डैनियल को काफी बुरा लगेगा अगर उसे पता चला उसने इतनी मजेदार चीज मिस कर दी। सिल्विया कहती, योर मैजेस्टी ये आपका शिकार है, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। एंजी कहती है, वाओ तुमने तो बहुत अच्छा काम करा सिल्विया। फिर सिल्विया एक खंजर निकाल कर लेडी जेकस को मार देती है। वो बहुत ज्यादा कांपते हुए कहती है, अब मैं जिंदा रह सकती हूँ। ये कहते ही वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर मार्कस आता है जो अपनी माँ को ऐसी हालत में देखता है। एंजी उस पर निशाना साध देती है। मार्कस चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने मेरी माँ के साथ आखिर क्या करा। एंजी निशाना मारती है जो कि सीधा मार्कस के कंधे पर जाकर लगता है। एंजी सोचती है कि भले ही टारगेट मिस हो गया हो लेकिन उसके अंदर जहर लगा है। लेकिन तभी एंजी को बहुत तेज दर्द होने लगता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी पूरी बॉडी टूट जाएगी। मौके का फायदा उठाकर मार्कस उसे धक्का मारता है जिस वजह से एंजी का बो एंड एरो छूट जाता है। एंजी सोचती है, मैं क्या सोच रही थी, मैं यहाँ पर क्यों आई थी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मार्कस उस पर हमला करने जा रहा था और कह रहा था, मैं तुमसे अपनी माँ की मौत का बदला लूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर रैनियल आता है जो तलवार उसकी बॉडी के आर पार कर देता है। फिर वो एंजी से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम नहीं मरोगी, तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है ना, लेकिन ड्रग इसी तरह से काम करता है। वो तुम्हारी फिजिकल लिमिट को तोड़ देता है, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस ले आता है और तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता। अगर थोड़े शब्दों में कहा जाए तो थोड़ी देर के लिए तुम मेरे जैसी बन गई थी, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि इसका असर खत्म होने के बाद बॉडी पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ने लगता है। यही वजह है कि मिलिट्री में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिर रैनियल कोई ड्रिंक मुंह में डालता है और कहता है, इस तरह से चेहरा मत बनाओ, ये सिंपल सी पेन किलर है। फिर वो अपने मुंह के जरिए एंजी को वो सारी पेन किलर पिला देता है। एंजी सोचने लगती है कि अचानक से मेरा दर्द काफी कम हो गया। रैनियल कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत मजा आया, जरा अपने सामने देखो तुमने कितने शिकारों को मार डाला। अब से तुम एक्टिलेस की एक सदस्य बन चुकी हो। तुम्हारे दोबारा पैदा होने की खुशी में आज रात एक दावत रखी जाएगी। नेक्स्ट सीन देखते हैं कि हंट खत्म हो चुका था। रैनियल कहता है कि एक्टिलेस के लोगों मेरी बात सुनिए, एम्प्रेस ने खुद अपने शिकारों को मारा है, इसलिए आज का हंट खत्म होता है। एक पर्सन कहता है, क्या एम्पर और एम्प्रेस ने हंट खत्म कर दिया? सब लोग उल्लू के सामने झुक जाते हैं और अब एंजी को एक असली एम्प्रेस मान लेते हैं। एंजी सोचने लगती है, पहले तो ये लोग मुझे नीची नजरों से देख रहे थे, इन लोगों का एटीट्यूड कितनी जल्दी बदल गया। तभी एक पर्सन कहता है कि एम्परर के लिए सबसे अच्छी पार्टनर उनकी एम्प्रेस ही है। रैनियल को ये बात अच्छी लगती है और वो कहता है, क्या कहा मेरी पार्टनर? खैर मुझे आगे बताना है कि आज रात की दावत एम्प्रेस के लिए रखी जा रही है। फिर नेक्स्ट सीन सीधा रात का देखते हैं जब दावत शुरू हो गई थी और एंजी सोचती है, थैंक गुडनेस, मुझे लगा था मुझे देर हो गई लेकिन मैं तो सही वक्त पर पहुंच गई। तभी रैनियल कहता है, एम्प्रेस यहाँ पर आओ, मेरे पास आकर बैठो। एंजी वहाँ पर बैठ जाती है लेकिन रैनियल उससे घूरे जा रहा था। एंजी कहती है कि आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? रैनियल कहता है, क्योंकि मैं काफी इंटरेस्टेड हूँ। एंजी कहती है, आपका शुक्रिया। रैनियल कहता है कि तुमने मुझसे पूछा नहीं कि मैंने ऐसा क्यों कहा। एंजी कहती, कोई भी बात हो, आपका इंटरेस्ट मेरे अंदर आया, ये मेरे लिए फक्र की बात है। रैनियल कहता है कि दिन पर दिन तुम्हारी जबान तो काफी शार्प होती जा रही है। जब मैंने कहा था मैं इंटरेस्टेड हूँ तो मेरा ये कहने का मतलब था कि अब मैं तुम्हारा चेहरा पहचान गया हूँ। एंजी सोचने लगती है कि जितने भी इंसान है वो एक दूसरे के चेहरे पहचान जाते हैं, लेकिन नॉवल की कहानी के अंदर रैनियल दूसरों के चेहरों को याद नहीं रख पाता था। मुझे लगता था ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एम्परर है, उसे दूसरों के चेहरे याद रखने की क्या जरूरत। लेकिन अब जब मैं इस बारे में सोच रही हूँ तो इतना स्मार्ट पर्सन दूसरे लोगों के चेहरे याद ही नहीं रख पाता। क्या ये किसी तरह की बीमारी है? लेकिन अचानक से इसे मेरा चेहरा क्यों याद हो गया? तभी रैनियल कहता है कि आखिर तुम किन ख्यालों में डूबी हुई हो एम्प्रेस? एंजी सोचने लगती है कि मुझे पता ही नहीं चला ये मुझे यहाँ पर कब ले आया। एंजी कहती है, माफ कर दीजिएगा क्योंकि लगता है अभी भी मेरे ऊपर ड्रग का साइड इफेक्ट है। तभी
डैनियल उसे पास खींच लेता और कहता है सच कहूँ तो मुझे झूठ पसंद नहीं है। एंजी सोचने लगती है मैं ये तो बात भूल ही गई थी कि यहाँ पर एम्पर और एम्प्रेस सबसे पहले डांस करेंगे। मुझे ऐसा करना चाहिए कि डैनियल ज्यादा इरिटेट ना हो। मैं इतनी ट्रेनिंग कर रही थी कि मुझे डांस प्रैक्टिस करने का वक्त ही नहीं मिला। लेकिन शुक्र की बात है लगता है कि एंजेलिका की बॉडी को डांस याद है। एंजी डैनियल के पैर पर पैर नहीं रखना चाहती थी लेकिन वो फिसल जाती है और नीचे गिरने लगती है। वो डैनियल के हाथ को नहीं पकड़ पाती और धड़ाम से नीचे गिर जाती है और एंजी को इस तरह से गिरता हुआ देखकर सब आपस में बातें करने लगते हैं। तभी डैनियल कहता है कि तुमने कोई गलती नहीं करी है। एंजी सोचने लगती है जाहिर सी बात है अगर मैं इसका हाथ पकड़ लेती तो बिना इजाजत के मैं इसको छू लेती और ये ठीक नहीं रहता। तभी डैनियल बाकी सबसे कहता है इस तरह से एम्प्रेस को नीचा मत दिखाओ। वो उसे गोद में उठा लेता है और कहता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। एंजी सोचने लगती है कि सबसे पहले तो तुम्हारी वजह से मैं गिर गई और तुम पूछ रहे हो कि मुझे चोट तो नहीं लगी। फिर नेक्स्ट सीन देखते सब दावत का मजा उठा रहे थे। एंजी सोच रही थी कि सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तभी वहाँ पर सिल्विया आती है और एंजी को ग्रीट करती है। सब लोग बात करने लगते हैं ये तो सिल्विया जेकस है, कितनी बेशरम औरत है, ये इस तरह से दावत में कैसे आ सकती है, क्या इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं, जबकि इसे पता है आखिरकार इसके भाई और इसकी माँ ने क्या करा था। तभी वही पर्सन कहते हैं योर मैजेस्टी उस श्रापित घर की औरत को यहाँ पर देखना एक बहुत बड़ी इंसल्ट है। मैं तहे दिल से एम्प्रेस से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सिल्विया जेकस को यहाँ से निकाल दिया जाए। एंजी कहती है क्या कहा मुझसे रिक्वेस्ट, लेकिन क्यों? वो पर्सन कहता है माफ कीजिएगा आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि क्यों? एंजी कहती है कि उसका यहाँ पर रहना आखिर बदनामी कैसे है? उसकी माँ क्रिमिनल हो सकती है लेकिन उसने अपनी माँ को छोड़ दिया और अपनी लॉयल्टी साबित करी। क्या इससे ये बात नहीं पता चलती कि सिल्विया की लॉयल्टी तुमसे ज्यादा है? फिर एंजी खुद सोचने लगती है अरे नहीं मुझे लगता है मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। लेकिन तभी डैनियल जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है वाह कितनी मजेदार बात कही है एम्प्रेस। और डैनियल को इस तरह से देखकर वहाँ पर बाकी सब लोग भी हंसने लगते हैं। एंजी सोचने लगती है साफ दिख रहा है सब लोग जानबूझकर खुद को हंसा रहे हैं। तभी सिल्विया कहती योर मैजेस्टी एम्पर मैं वो रिवॉर्ड लेने के लिए आई हूँ जिसका आपने वादा करा था। डैनियल कहता है सही कहा तो ठीक है आज से मैं तुम्हें एम्प्रेस की अटेंडेंट बनाता हूँ। एंजी सोचने लगती है कि अगर मेरी जगह पर सिल्विया होती तो वो बहुत कमाल की एम्प्रेस बनती। वो चाहती तो दावत खत्म होने के बाद इस बारे में बात करती लेकिन यहाँ पर सारे नॉबल्स मौजूद है और उसने सबके सामने आकर डैनियल से ये बात कही ताकि सब लोगों को ये बात पता चल जाए कि वो एम्प्रेस की अटेंडेंट बन गई है। वो सब लोगों को इनडायरेक्टली ये बताना चाहती है कि उसको कम समझने की गलती ना करी जाए। लेकिन तभी वहाँ पर सिसाने आकर कहती है कि योर मैजेस्टी बहुत सारे नॉबल्स आपसे मिलना चाहते हैं। एंजी कहती है कि ठीक है एक एक कर सब लोगों को मुझसे मिलवाओ। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं एंजी एक फाउंटेन के पास बैठी हुई थी और सोच रही थी अरे यार सब लोगों से मिलने की वजह से मेरा सारा स्टैमिना चला गया। काफी देर हो चुकी है लेकिन सूरज अभी तक नहीं ढला क्योंकि आज समर फेस्टिवल है। मैं सोच रही हूँ आखिरकार मैं इस नॉवल की दुनिया में क्या कर रही हूँ, मेरा मतलब मेरा यहाँ पर रिकार्नेट होने का आखिर मकसद क्या था। लेकिन तभी वहाँ पर डैनियल आता है और कहता है कि तुम तो अब ठीक दिख रही हो एम्प्रेस। काफी सरप्राइज की बात है तुमने इतने लोगों को मारा लेकिन तुम ज्यादा परेशान नहीं लग रही, वरना जो कमजोर इंसान होते हैं वो दूसरों को मार कर थर थर कांपने लगते हैं। एंजी सोचने लगती है वैसे ये बात सच है, भले ही मैंने खुद को बचाया हो लेकिन मैं एक खूनी बन गई हूँ। लेकिन अगर मैं इस बात को लेकर गिल्ट में भी रहूंगी तब भी कुछ नहीं बदलने वाला। फिर वो डैनियल से कहती है कि मुझे गिल्ट होता अगर मैं किसी ऐसे इंसान को मारती जो मेरे करीब होता, लेकिन मैंने खुद को बचाने के लिए उनको मारा और मैंने ये सरवाइव करने के लिए करा है। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर उस वक्त आपने मार्कस को ना मारा होता तो फिर मैं मर चुकी होती। डैनियल सोचने लगता है क्या कहा तुम मुझे शुक्रिया बोल रही हो, मेरे लिए ऐसे हंट बस चींटियों के साथ लड़ने के बराबर हैं। उनमें से 2 चींटियों का लड़ने का कारण था पर एक का नहीं था, इसीलिए मैंने इसको ड्रग पिलाया क्योंकि मैं चाहता था कि ये लड़े और मुझे मजा आए। मुझे इसके साइड इफेक्ट के बारे में पता था लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा था, सब कुछ वैसे ही चला जैसे कि मैंने प्लान करा था। बस मैं एक ही चीज नहीं सोच पाया था आखिर एम्प्रेस कैसा रिएक्ट करेगी, क्या उसे बहुत ज्यादा गिल्ट होगा या फिर वो बहुत ज्यादा कांपेगी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जो शाम को दावत रखी है वो उसमें भी नहीं आएगी, लेकिन जो मैंने उसे ड्रेस दी थी वो पहनकर वो दावत में आई और बिल्कुल ठीक लग रही थी। तब मेरे अंदर इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हुई कि मैं बयान
नहीं कर सकता, क्योंकि आखिरकार मैं देख सकता था कि वो कैसी दिखती है। ये काफी ज्यादा अजीब बात है, आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले मैं जिस इंसान का चेहरा देख पाया वो इतनी ज्यादा कोमल और नाजुक है। फिर रैनियल एंजी को अपने साथ ले जाने लगता और एंजी सोचती है यहाँ पर तो रैनियल का कमरा है, ये तो वो जगह है जहाँ का रूम बहुत बड़ा है, यहाँ पर ज्यादा खिड़कियां नहीं है, ये रैनियल का प्राइवेट रूम है। तभी रैनियल कपड़े उतारने लगता और एंजी सोचती है 1 मिनट, आखिरकार ये अपने कपड़े क्यों उतार रहा है? तभी रैनियल कहता है तुम चाहो तो मुझे जी भर के देख सकती हो। फिर वो उसे एक दीवार के पास ले जाता है। एंजी कहती है कि प्लीज रुक जाइए और मैजेस्टी। रैनियल कहता है कि क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं रुक जाऊं? फिर वो पानी में उतर जाता है और कहता है यहाँ पर आओ एम्प्रेस। एंजी उसमें पैर डालती है और कहती है ये तो काफी गर्म है। रैनियल कहता है कि पानी जल्दी ही ठंडा हो जाएगा जितनी देर तक तुम इसमें पैर डालोगी। एंजी सोचने लगती है आखिरकार इसके दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे अपने प्राइवेट रूम में ले आया जहाँ पर किसी को आने की इजाजत नहीं है। रैनियल कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा डरपोक हो। फिर वो उसे अपने पास खींच लेता और कहता है क्या पानी अभी भी गर्म है? एंजी कहती है ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे इस पोजीशन में थोड़ा अजीब लग रहा है। देखते हैं एंजी उसे पकड़ना चाहती थी लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। ये बात रैनियल भी नोटिस करता और सोचता है कि मुझे अच्छा लगता है जब ये कहती है कि इसे गलतियां नहीं करनी, लेकिन दूसरी ही तरफ ये बात मुझे काफी ज्यादा चिढ़ मचाती है। फिर वो एंजी से कहता है कि एंजी तुम्हें इसकी इजाजत है, इसलिए एंजी उसे गले लगा लेती है। फिर वो लोग बेड पर आ जाते हैं। उसकी बात तो आगे समझ गए होंगे क्या हुआ होगा। फिर यहाँ से सीधा नेक्स्ट सीन देखते हैं। एंजी सुकून से सो रही थी। रैनियल कहता है मुझे नहीं लगता मैंने तुम्हें सोने की इजाजत दी थी, तुम तो काफी ज्यादा बहादुर हो। फिर रैनियल सोचने लगता है कि अब मैं अपनी आंखें बंद कर भी इमेजिन कर सकता हूँ कि ये कैसी दिखती है। एक्टिलेस में आकर एम्प्रेस ने अपनी जगह खुद बनाई है, अब सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। उसने एक हथियार को लेकर सिर्फ 1 महीने ट्रेनिंग करी थी, लेकिन फिर भी उसने एक्टिलेस के निवासी को हरा दिया जो कि पूरी जिंदगी यहाँ पर रहकर ट्रेन हुआ है, और ये बात साबित करती है कि इसके अंदर कितना ज्यादा पोटेंशियल है। तभी एंजी बहुत ज्यादा कांपने लगती है। रैनियल उसे पकड़कर सोचता है क्या इसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। फिर वो अपने मुंह से एंजी को सांस देने लगता है, लेकिन तभी एंजी उसके होठों पर काट लेती है और रोते हुए कहती है मेरे सपने में एक शिकार मेरे पीछे दौड़ रहा था और उसने मेरा सर काट दिया, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तभी रैनियल उसे गले लगा लेता और कहता है कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। फिर अगली सुबह देखते हैं एंजी सो रही थी और रैनियल उसे धीमे धीमे आवाज लगा रहा था। तभी एंजी को होश आता है। रैनियल कहता है तुम तो घोड़े बेचकर सो रही थी एम्प्रेस। एंजी कहती मुझे माफ कर दीजिएगा, आप मुझे बुला रहे थे और मैंने सुना नहीं। और रैनियल सोचने लगता है अब ये एक्टिलेस एम्पायर की एक निवासी बन गई है और सब लोगों की नजर में इस वक्त उसकी बहुत ज्यादा इज्जत है। फिर वो एंजी से कहता है अगर तुम्हारे पास माफी मांगने का वक्त है, इससे अच्छा है तो जाकर नहा लो और ड्रेस पहन लो। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं एंजी खाना खा रही थी लेकिन रैनियल उसे घूरे जा रहा था। एंजी सोचने लगती है इस तरह से मुझे क्यों देख रहा है, मैं खाना भी नहीं खा पा रही, इससे अच्छा तो मैं अपने पैलेस में थी। फिर वो रैनियल से कहती है कि योर मैजेस्टी मैं घर जाना चाहती हूँ। फिर वो सोचने लगती अरे नहीं, मैंने घर क्यों बोल दिया, मुझे बोलना चाहिए था मुझे पैलेस जाना है। रैनियल कहता है ऐसा क्यों, ये पैलेस भी तो तुम्हारा घर है। एंजी कहती है मुझे माफ कर दीजिएगा, लगता है कि मैं ठीक से सोई नहीं हूँ। दरअसल सिल्विया मेरे पैलेस में आई है, मैं उसकी सुपीरियर हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी फिक्र हो रही है। रैनियल कहता है कि क्या तुम सच में अपने सो कॉल्ड घर नहीं जाना चाहती? एंजी सोचने लगती है अब ये जानबूझकर मुझे परेशान कर रहा है। फिर वो रैनियल के लिप्स की तरफ देखकर सोचती है इसके लिप्स को क्या हो गया, कल तो चोट नहीं लगी थी। फिर वो रैनियल से कहती मुझे माफ कर दीजिए कि मैं आपको घूर रही थी, दरअसल मैंने देखा कि आपके होठों पर चोट लगी है। तभी रैनियल उसे पास खींच लेता और कहता अगर ये बात तुम्हें इतना परेशान कर रही है तो फिर ध्यान से देखो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए क्योंकि ये तो तुम्ही ने मेरे साथ करा है। एंजी सोचने लगती है क्या मैंने करा है, क्या मेरा दिमाग खराब हो चुका था? अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी हालत में मुझे क्या बोलना चाहिए। फिर वो रैनियल से कहती है कि माफ कीजिएगा लेकिन मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा करा है, क्योंकि अगर मैंने ऐसा करा होता तो मैं अपने सही सलामत सर के साथ यहाँ पर ना बैठी होती। रैनियल कहता है वैसे तुम बात तो पते की कह रही हो, मेरे चेहरे को चोट पहुँचाना ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, इसका मतलब जिसने ऐसा करा है उसे तो पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। ठीक है फिर यही है तुम्हारी पनिशमेंट, तुम घर नहीं जा सकती। इस वक्त तुम कल्प्रिट हो जिसने मुझे चोट पहुंचाई है, तो तुम अपने एम्प्रेस पैलेस कैसे वापस जा सकती हो? इसका मतलब तुम्हारी यही पनिशमेंट है, वापस जाने के बजाय तुम्हें मेरे साथ रुकना होगा।
होगा। एंजी सोचने लगती है क्या मैंने बिना सोचे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। फिर सीधा नेक्स्ट सीन देखते हैं, एंजी काम करते हुए सोच रही थी। सुबह के वक्त डैनियल वो सारे डॉक्यूमेंट देखता है जो कि दूसरी कंट्री से आए होते हैं। दोपहर के वक्त वो मीटिंग करता है और रात के वक्त वो ट्रेनिंग करता है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ से कब निकल पाऊंगी, शायद काउंसिल मीटिंग के दौरान मौका मिल जाए। और देखते हैं कि वो काम नहीं कर रही थी बल्कि वो तो बस वहाँ पर खड़ी हुई थी और डैनियल उससे कहता है कि तुम इस तरह से यहाँ पर क्यों खड़ी हुई हो। एंजी कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, आपने ही तो मुझसे यहाँ रुकने के लिए कहा है। डैनियल कहता है कि मैंने तुमसे रुकने के लिए कहा है लेकिन तुम इस तरह से खड़ी क्यों हो। एंजी कहती है क्योंकि यहाँ पर कोई भी दूसरी कुर्सी नहीं है। तभी डैनियल एक सर्वेंट को बुलाकर कहता है एम्प्रेस के लिए एक कुर्सी लेकर आओ। फिर वो एंजी से कहता है अगर तुम इस तरह से यहाँ पर खड़ी रहोगी तो तुम तो मुझे नीची नजरों से देखोगी। तभी एंजी नीचे घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरा ये इरादा नहीं था। डैनियल कहता है कि तुम तो काफी तेज हो गई हो, अगर तुम चाहो तो खड़ी रह सकती हो। मुझे पता है तुम मुझसे ज्यादा अपना सर ऊंचा नहीं रखना चाहती क्योंकि मैं एम्परर हूँ, लेकिन क्या तुम इस तरह से तब भी बैठी रहोगी जब सर्वेंट वो चेयर लेकर आएगा। एंजी सोचने लगती है मैं क्या करूँ, मुझे घर वापस जाना है। सिसान ने नरमा प्लीज मुझे यहाँ से आके ले जाओ। डैनियल सोचता है ये हमेशा सही जवाब चुनती है लेकिन मैं देख सकता हूँ आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन तभी वो एक लेटर को खोलता है और कहता है ये क्या, ये लेटर तो टेम्पल ट्यूनिया से आया है। ट्यूनिया का टेम्पल लॉर्ड एंड वेस्ट में बना हुआ है। ईश्वर के द्वारा सारी उपजाऊ भूमि वहाँ पर दान कर देने के बाद वहाँ पर सिर्फ बंजर जमीन रह गई है जो गॉड के डिसेंडेंट को दे दी गई है और वहाँ पर सिर्फ बिलीवर्स ही रह गए हैं। यहाँ पर ये लेटर भेजने का जो मकसद है वो सिंपल सा है, एक्टलेस एम्पायर और सोमविया के बीच जो रिश्ते हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं और इन सब के लिए एक्टलेस एम्पायर पर इल्जाम लगाया जा रहा है। बख्श देने का बहाना बनाकर मदद मांग रहे हैं। मुझे नहीं लगता मुझे इसका जवाब देने की जरूरत है, सारे काम बहुत ज्यादा बोरिंग और प्रेडिक्टेबल होते हैं। फिर वो एंजी की तरफ देखता है जो कि फिर से घोड़े बेचकर सो गई थी। फिर वो एंजी के पास जाकर कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैंने तुम्हें कुर्सी ला कर दी और तुम सुकून से सो रही हो। फिर वो एंजी को किस करने लगता है और अचानक से उसकी आँख खुल जाती है। डैनियल कहता है कि यहाँ पर मत सो। एंजी कहती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा योर मैजेस्टी, अगर हो सके तो मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, अगर आप चाहे तो मैं भी पेपर्स को देख सकती हूँ। डैनियल सोचने लगता है अब ये काफी क्यूट बात कह रही है। क्या एम्पायर के शासन के बारे में जानना एम्प्रेस का काम है? अभी तक तो नहीं। एंजी सोचने लगती इसने तो मुझे इग्नोर कर दिया, क्या ये गुस्सा हो गया, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। डैनियल सोचने लगता है इसका चेहरा देखकर मैं समझ जाता हूँ आखिरकार ये क्या सोच रही है, लेकिन मैं अभी के लिए उसे अकेला छोड़ देता हूँ क्योंकि ये काफी मजेदार है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, एंजी अपने रूम में थकी लेटी थी और सोच रही थी डैनियल आज जहाँ पर भी गया वो मुझे अपने साथ लेकर गया, वो मुझे काउंसिल मीटिंग में लेकर गया, वहाँ पर पता चला कि वो मीटिंग कितनी खतरनाक होती है। वो मुझे अपने साथ ट्रेनिंग ग्राउंड भी लेकर गया जहाँ पर वो अकेले ट्रेनिंग करता है और डैनियल की वजह से पिछले 2 दिनों से मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। तभी नरमा उसे एक शॉल उड़ा देती है और कहती है क्या आपको ठंड लग रही है? भले ही गर्मियाँ हैं लेकिन रात को अभी भी थोड़ी सी ठंड होती है और आपको और एम्परर को एक साथ देखकर सच कहूँ तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एंजी सोचने लगती है भले ही नेशन के लिए ये बहुत अच्छी बात है लेकिन मेरे लिए किसी डिजास्टर से कम नहीं। मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि वो मुझ में दिलचस्पी लेना बंद कर दे। मैं आज सिल्विया के लिए वेलकम पार्टी रखने का सोच रही थी लेकिन ये सब कुछ डैनियल की गलती है। तभी नरमा कहती है सच कहो तो आपको हंट में देखकर मुझे बहुत ज्यादा आप पर फक्र हो रहा था। अब आप इस एम्पायर की मदर बन चुकी हैं और सब लोग आपसे प्यार करते हैं, सब आपसे मिलने के लिए बेचैन हो रहे हैं। मुझे लगता है वक्त आ गया है कि अब आप सोशल इवेंट में जाए। एंजी सोचने लगती है अरे हाँ इस बारे में तो मैं बिल्कुल भूल ही गई थी। नरमा कहती है पता है आपकी वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, इसलिए मैंने बाकी नॉबल्स के सामने आपके लिए कुछ बातें कही हैं। मैंने उनसे कहा कि उनके लिए अच्छा होगा अगर वो शुरू से आपके लिए रिस्पेक्ट दिखाए तो अगले महीने की शुरुआत में सब लोगों को आपसे मिलने का मौका मिलेगा लेकिन सब लोगों को खुद को इंट्रोड्यूस करने का मौका नहीं मिल पाएगा। एंजी सोचने लगती क्या अगले महीने? इसमें तो सिर्फ 3 हफ्ते बचे हैं। नरमा कहती है अगर आप एक बार एम्पायर और हाई सोसाइटी के बारे में जान लेंगी तो आपको जल्दी ही इंपीरियल इवेंट संभालने का भी मौका मिल जाएगा और मैं यहीं पर हूँ, हर काम में मैं आपकी मदद करूंगी और मैजेस्टी। एंजी सोचने लगती है भले ही मेरा रिकार्नेशन एक कुलीन परिवार में हुआ था लेकिन फिर भी मुझे काम करना ही पड़ेगा। समर फेस्टिवल भले ही खत्म हो चुका है लेकिन करने के लिए मेरे पास बहुत
बहुत सारे काम हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर यहाँ से भागने का प्लान मैं कब कर पाऊंगी। सोशल गैदरिंग होने में अब बस 2 हफ्ते बचे हुए हैं। नरमा के साथ पढ़ाई करने में मैं इतनी ज्यादा बिजी थी कि मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। मुझे नॉवेल्स के नाम याद करने होंगे, उनका रिश्ता किसके साथ है ये भी याद करना होगा। मेरा दिमाग तो फट जाएगा, समझ नहीं आ रहा ये सब मुझे आखिर कब याद होगा। नरमा ने मुझे एक बुक दी और कहा है कम से कम मुझे इसको तो याद कर लेना चाहिए। तभी वहाँ पर रैनियल आकर बुक ले लेता और कहता है ये बुक तो काफी बोरिंग लग रही है। एंजी सोचने लगती है आजकल ये कुछ ज्यादा ही मेरे पैलेस में नहीं आने लगा है। तभी रैनियल वहीं पर लेट जाता और कहता है मुझे नहीं पता ये बुक तुम्हें किसने दी है, लेकिन ये वक्त की बर्बादी है। तुम्हें बस एक काम करना है, अपने सर को इस तरह से ऊंचा रखना है, तुम्हें अपने चेहरे पर घमंडी मुस्कुराहट रखनी है और बस इतना कहना है मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन मुझे तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस उन पर राज करना है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो एम्प्रेस। एंजी कहती है लेकिन इस तरह से तो आप रूल करते हैं योर मैजेस्टी। रैनियल उसके कान में कहता है क्या तुम उस तरह से राज नहीं करना चाहती जैसे मैं करता हूँ। मैं ही इकलौता हूँ जो ये बात जानता हूँ कि तुम कितनी ज्यादा नाजुक और कमजोर हो, और अगर तुम मेरी तरह काम नहीं करना चाहती तो अपने फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करो जो कि सब बयां कर देते हैं। एंजी सोचने लगती वैसे ये बात तो पते की कर रहा है, मैं अपने चेहरे से अपनी फीलिंग्स जाहिर कर देती हूँ। तभी रैनियल कहता है वैसे ये बताओ क्या तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है। एंजी कहती है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। रैनियल कहता है क्या सच में। फिर हम एक हफ्ते बाद देखते हैं जब सारे नॉवेल्स एक जगह इकट्ठा होने वाले थे। सिसाने को देखते हैं जो कहती है कि हमें इस इवेंट को अभी के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए। हर मैजेस्टी की मन साइकिल काफी इरेगुलर रहती है, ये वक्त उनके लिए काफी मुश्किल होता है और सबसे ज्यादा पहला दिन। और एंजी सोचने लगती है क्या यही बात रैनियल ने सेंस कर ली थी। मुझे थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरा मंथ का टाइम आ रहा है। सिसाने कहती है कि हर मैजेस्टी की हेल्थ से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नरमा कहती है कि मैं जानती हूँ सिसाने, लेकिन खुद सोचो एम्प्रेस ने इस इवेंट के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करी है। वो दोनों एक दूसरे से बहस करे जा रहे थे। तभी एंजी कहती है बस रुक जाओ, सिसाने सही कह रही है लेकिन नरमा की भी बात पते की है। हंट से पहले मुझे अपनी पूरी मेहनत करनी होगी ताकि मुझे मौका मिलता रहे। जैसे इवेंट होना है वैसे ही होगा, मुझे कुछ दवाई ला कर दे दो। नरमा वहाँ से चली जाती। सिसाने कहती योर मैजेस्टी जब से आप यहाँ पर आई हैं तब से आप बहुत झेल रही हैं। एंजी उसके सर पर हाथ फेर कर कहती है तुम सही कह रही हो और तब से तुम मेरी साइड पर हो और तुम अच्छे से जानती हो कि आखिर मुझे कैसे कंफर्ट करना है। और जैसे कि तुमने कहा यहाँ पर अपनी जिंदगी को एडजस्ट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अब इससे फर्क नहीं पड़ता। अब मैं इस राज्य में रहती हूँ तो मुझे ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं कि इवेंट चालू हो गया था, सब लोग आ गए थे और एंजी सोच रही थी अरे यार आखिर ये पीरियड इतना पेनफुल कैसे हो सकता है। पिछली जिंदगी में मेरी बॉडी अलग थी लेकिन यहाँ पर मेरी बॉडी अलग है, इसलिए मुझे दर्द भी ज्यादा हो रहा है। लेकिन असली शो तो शुरू होने वाला है, मुझे तब तक तो ये सब झेलना ही पड़ेगा। फिर वो सबके सामने जाकर कहती है यहाँ पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको गर्व होना चाहिए कि आपको यहाँ पर इनवाइट करा गया है। मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे। और एंजी अपने मन में कहती है डचेस नरमा ने इस बात का ख्याल रखा था कि कौन से नोबल वुमेन को यहाँ पर बुलाया जाए। अगर नरमा ने सोच समझकर इन लोगों को चूज करा है इसका मतलब ये लोग मेरी साइड पर रहने के लायक हैं। सिसाने कहती है कि सब लोग एक एक कर आइए और तभी एंजी के चक्कर आने लगते हैं और वो सोचती है अरे यार ये दर्द तो मुझसे सहन ही नहीं हो रहा है। अब तो सबकी शक्लें एक जैसी नजर आ रही हैं, समझ ही नहीं आ रहा कौन कौन है। क्या मैंने आज यहाँ पर आकर गलती कर दी? शायद मुझे सिसाने की बात मानकर इस इवेंट को कैंसिल कर देना चाहिए था। शायद मैंने ज्यादा जिद कर दी है। ऐसी सिचुएशन में रैनियल क्या करता? फिर वो पिछली रात की रैनियल की बात याद करती है कि बस सब पर राज करना। फिर वो सब लोगों से कहती है कि दरअसल मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो और तुम क्या करते हो। सबसे पहले तुमसे शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, वहीं पर खड़ी रहो और तुम्हारी बातचीत छोटी से छोटी होनी चाहिए, समझ गए ना? और एंजी सोचने लगती मुझे माफ कर देना नरमा, लेकिन मैं अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर इन लोगों को अपनी कमजोरी नहीं दिखा सकती। फिर वो सब लोगों से अलग आवाज में कहती है तुम लोग मुझे इंतजार करवा रहे हो। एंजी का खौफ इतना ज्यादा हो गया था कि सब लोग डर के मारे खुद को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। एंजी कहती है कि शुक्रिया, तुम लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर सब लोग चाय वाय पीने लगते और नरमा एंजी से कहती है आपने तो मुझे सरप्राइज कर दिया था योर मैजेस्टी, आपको अपने प्लान के बारे में पहले मुझे बता देना चाहिए था। एंजी सोचने लगती जाहिर सी बात है नाराज हो गई होगी
होगी क्योंकि इसके प्लान के हिसाब से सब नहीं चल रहा। लेकिन ये सब बातें मुझे परेशान नहीं कर रही, सबसे ज्यादा चिढ़ मुझे मेरे दर्द की वजह से हो रही है। फिर वो नरमा से कहती है, डचेस तुम यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए आई हो या फिर अपने पॉलिटिकल ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए? मुझे सिखाने के बजाय क्या तुम्हें इस वक्त मेरी फिक्र नहीं करनी चाहिए? नरमा कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरा ये इरादा नहीं था। एंजी कहती है, वेल तुम ये कह रही है तो मैं इस बारे में दोबारा सोचूंगी। तभी नरमा घुटनों पर आ जाती है और कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा योर मैजेस्टी। एंजी सोचने लगती है कि नरमा काफी अक्लमंद और काफी जिम्मेदार है, लेकिन मुझे उसे उसकी जगह याद दिलानी होगी ताकि वो घमंड ना दिखाए। वो ये सब कुछ सोच ही रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर रैनियल आ जाता है। एंजी कहती है, और मैजेस्टी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और रैनियल सबसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम लोग कौन हो। एंजी सोचने लगती है कि सेम यही बात मैंने भी अभी कही थी। रैनियल कहता है, मुझे अचानक से एम्प्रेस को अपने साथ ले जाने की इच्छा हो रही है। फिर वो एंजी को अपनी गोद में उठा लेता और कहता है, तो मैं एम्प्रेस को अपने साथ ले जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस बोरिंग गैदरिंग के बजाय मेरी वाइफ को मेरे साथ वक्त बिताने में ज्यादा मजा आएगा। एंजी सोचने लगती है कि अचानक से सारे मेहमान चौंक गए हैं और यहाँ का सारा मामला मेरे अटेंडेंट को संभालना पड़ेगा। ऐसे तो मैं बहुत चौंक गई हूँ, लेकिन पहली बार है कि मैं अपने हस्बैंड को देखकर बहुत खुश हो रही हूँ। फिर रैनियल उसे एम्प्रेस पैलेस लाता और कहता है कि एम्प्रेस की तबीयत ठीक नहीं है। सिल्विया कहती है कि मैं उनको ले जाती हूँ, लेकिन रैनियल कहता है कि नहीं, मैं उसे खुद ले जाऊंगा। वो उसे बिस्तर पर लेटाल देता और एंजी सोचने लगती है, ऐसा लग रहा है दिन पर दिन ये मेरे साथ और ज्यादा नरम होता जा रहा है। जब हमारी शादी हुई थी और तब अगर मेरा रैनियल ख्याल रखता तो मुझे शायद खुशी ना होती। तभी सिल्विया कहती है कि मैं आपके लिए कुछ दवाइयाँ लेकर आती हूँ। रैनियल भी कुर्सी डालकर वहीं पर बैठ जाता है और कहता है, मुझे लगता है तुमने अपनी काबिलियत से ज्यादा कर दिया। तुम्हारी इतनी बुरी हालत थी तो तुमने इवेंट को लंबा खींचने की कोशिश क्यों करी? एंजी कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। रैनियल उसे परेशान करता हुआ कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ के सारे लोग बेवकूफ हैं। एंजी कहती है, सच कहूँ तो मुझे लगता है कि इस कंट्री के ज्यादातर लोग स्मार्ट नहीं हैं। तभी उसे कुछ याद आता है। वो कहती है कि अरे हाँ, इस वक्त तो आपको काउंसिल मीटिंग में होना चाहिए था, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रैनियल कहता है कि मैं गया ही नहीं, वहाँ की सारी बातें बेतुकी हैं। मुझे लगा कि ये देखना ज्यादा मजेदार होगा कि तुम उन सारे नॉबल्स के सामने क्या कहोगी। एंजी सोचने लगती है, ये जमीन पूरे एम्पायर का सबसे ज्यादा पावरफुल नेशन है। समझ नहीं आ रहा कि ये इस तरह से आखिर एम्पायर को चलाता कैसे है। फिर वो रैनियल से पूछती है कि डिस्कशन किस बारे में था। रैनियल कहता है कि टेम्पल टूनिया के बारे में। एंजी सोचने लगती है कि ये तो वही जगह है जहाँ पर सेरेफिना है। रैनियल कहता है कि टेम्पल टूनिया ने एक लेटर भेजा था। ये सुनकर एंजी सोचने लगती है, वहाँ की जमीन काफी बंजर है, लोग भी ज्यादा नहीं है, तो वहाँ पर हुकूमत करने का कोई मतलब नहीं। इसीलिए एक्टिलेस एम्पायर ने अभी तक टूनिया के ऊपर कोई नजर नहीं डाली थी। नॉवल में बताया गया है कि टूनिया ने इस बात का हमेशा बढ़ावा दिया है कि एक्टिलेस एम्पायर और सोम्विया किंगडम के बीच में शांति बनी रहे। फिर वो रैनियल से कहती है, क्या ये सब सोम्विया किंगडम की सिचुएशन की वजह से हो रहा है? रैनियल कहता है कि नहीं, इस बार मॉन्स्टर के अंडे टूटे हैं, उसी वजह से वो लोग हमारे साथ डील करना चाहते हैं। ये मजेदार बात है ना? तुम्हें लगता है कि मॉन्स्टर को मारना एक दयालु काम होता है, लेकिन फिर भी गॉड ने अपने वंशजों को ऐसी जमीन दी। तभी एंजी रैनियल से कहती है कि लेकिन आप वहाँ पर जा रहे हैं ना? और वो सोचने लगती है कि रैनियल जरूर जाएगा क्योंकि इसे खून देखना पसंद है। तभी रैनियल कहता है, किसे पता, शायद मैं उन पर थोड़ी दया दिखाऊंगा अगर वो मेरे सामने घुटने टेकेंगे तो। एंजी सोचने लगती है, अचानक से महसूस हो रहा है कि सेरेफिना हमसे ज्यादा दूर नहीं है। टेम्पल अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा, क्या पता सेरेफिना भी उनमें से एक हो। नहीं, शांत हो जाओ एंजी, मुझे इस बारे में जरा ध्यान से सोचना होगा। ओरिजिनल नॉवल के हिसाब से सेरेफिना यहाँ पर नहीं आई थी। वो पहली बार रैनियल से विंटर में मिली थी, लेकिन इस वक्त मैं रैनियल के काफी करीब हूँ, यानी कहानी से उल्टा जा रहा है सब, तो इसके हाई चांस हो सकते हैं कि सेरेफिना यहाँ पर आ जाए। लेकिन तभी रैनियल उसके मुंह में कुछ खिला देता और कहता है, ये कैंडी है, क्या तुम्हें ये पसंद आई? एंजी सोचने लगती है कि ये पहले भी ऐसा कर चुका है क्या? इसे लगता है नर्स की तरह मेरा ख्याल रखना किसी तरह का गेम है, लेकिन ये कैंडी खाकर चलो, मुझे कुछ तो अच्छा लग रहा है। फिर वो रैनियल से कहती है कि योर मैजेस्टी, विंटर आने तक आपको मुझे जिंदा रखना होगा। रैनियल को पहले तो कुछ समझ नहीं आता, फिर वो उससे कहता है, खैर अगर तुम अपनी पूरी कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। एंजी कहती है कि योर मैजेस्टी, विंटर आने तक आपको मेरा ख्याल रखना होगा। फिर
ऐसे ही समय बीतता गया और एंजी ने दोबारा सोशल गैदरिंग नहीं करी। इस वक्त एंजी अपना सारा ध्यान टेम्पल ट्यूनिया पर लगा रही थी और वो सोच रही थी मुझे ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करनी होगी, क्योंकि नॉवल में इसके बारे में ज्यादा नहीं लिखा था। अगर वो दोनों उम्मीद से पहले मिल गए तो कहानी आगे बढ़ती रहेगी और मैं मुसीबत में फंस जाऊंगी, और ऐसा रहा तो सर्दियों से पहले मैं अपना सर कलम करवा लूंगी। और सबसे बड़ी बात, अभी तक मैंने यहाँ से भागने का प्लान नहीं बनाया है कि मैं भाग कर कहाँ जाऊंगी। एंजी को कुछ मिल जाता है कि सेंटेंस सबसे ज्यादा खास मानी जाती है। सेंटेंस को टेम्पल से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती और ना ही किसी बाहर के इंसान से मिलने की इजाजत होती है। आखिरकार ये क्या है? असली कहानी में तो पूरी कहानी सारे कैरेक्टर्स के डिजायर के हिसाब से घूमती है, तो मुझे लगा था कि ट्यूनिया का इन्फ्लुएंस यहाँ पर ज्यादा होगा, लेकिन इसके अंदर तो मॉन्स्टर के बारे में ज्यादा जानकारी लिखी हुई है। जैसे कि जब खाने की कमी पड़ जाती है तो ट्यूनिया के लोग हंट करते हैं मॉन्स्टर का। ट्यूनिया के आसपास मॉन्स्टर भरे हुए हैं, यानी कि उनके जो एग्स हैं वो भी वहीं पर होंगे। वहाँ पर जो मॉन्स्टर पैदा होते हैं खाने की कमी के कारण वो लोगों का शिकार करते हैं, और जब कोई ऐसा हादसा होता है तो उसे एक तूफान का नाम दिया जाता है। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्पल को खुद के और मॉन्स्टर के बीच में एक बैरियर बना लेना चाहिए? खैर, मुझे बस इतनी ही बात पता चली है कि सेरेफिना यहाँ पर नहीं आएगी। 1 मिनट, मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए रैनियल को ट्यूनिया जाना पड़ेगा, जहाँ पर वो सेरेफिना से मिल सकता है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, रैनियल के साथ मुझे भी हंट पर जाना होगा। मैं उसके पीछे जाऊंगी और देखूंगी अगर वो सेरेफिना से मिला तो उसी वक्त मैं वहाँ से भाग जाऊंगी। फिर वो दिन आ जाता है जब ट्यूनिया के लोग यहाँ पर आने वाले थे। एंजी जा रही थी, तभी रैनियल आकर कहता है क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया? एंजी कहती है और मैजेस्टी दरअसल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, और वो सोचने लगती है मैं इसको ये बात थोड़ी ना बता सकती हूँ कि ट्यूनिया के प्रतिनिधियों से मिलने का सोच ही कर मेरी तबीयत खराब हो रही है। रैनियल कहता है कि तो फिर तुम्हें उन प्रतिनिधियों से नहीं मिलना चाहिए। तभी एंजी उसके कपड़ों को पकड़कर रोकती है, लेकिन उसे लगता है कि शायद उसने गलती कर दी। फिर वो रैनियल से कहती मुझे माफ करिएगा, मैंने अचानक से आपको पकड़ लिया, लेकिन मैं उनसे मिलना चाहती हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है मैं भी एक्टलेस एम्पायर का हिस्सा हूँ। रैनियल कहता है कि वैसे तुम सही कह रही हो क्योंकि अब तुम मेरी वाइफ हो। एंजी कहती है आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी वाइफ हूँ और एक एक्टिलन हूँ। फिर नेक्स्ट सीन देखते रैनियल सबसे कहता है एक्टलेस में आपका स्वागत है ट्यूनिया के प्रतिनिधियों, और वहाँ पर जितने लोग आए थे सब लोग रैनियल और एंजी को ग्रीट करते हैं। एंजी सोचने लगती है क्या वहाँ का आर्क बिशप खुद मिलने के लिए आया है, और ये रहा टेम्पल ट्यूनिया का हॉली नाइट एडन और सेरेफिना का पहला प्यार। ट्यूनिया टेम्पल के हॉली नाइट वो होते हैं जो कि मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ते हैं। स्टोरी के अंदर एडन का ज्यादा रोल तो नहीं था, लेकिन वो एक बहुत अच्छा वॉरियर था जिसके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स थे। कहानी के अंदर सेरेफिना एडन को इतना ज्यादा याद कर रही होती है कि रैनियल उसे मार देता है, और जाहिर सी बात है इसलिए इस नॉवल का अंत दुखद हुआ था। हॉली नाइट खुद यहाँ पर आया है, ये बात देखकर मैं सरप्राइज तो नहीं हुई। तभी रैनियल कहता है कि तुम लोग खुद यहाँ पर मेरी मदद मांगने के लिए आए हो, तो मुझे यकीन है कि सिंसियरिटी के तौर पर तुम लोग भी कुछ लेकर आए होगे। आर्क बिशप बताने जा रहा था, लेकिन तभी रैनियल उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम लोगों के गिफ्ट का कोई भी मूल्य नहीं है, मैं दयालु रहूंगा और तुम लोगों से कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इसके बजाय तुम लोग मेरे सामने घुटनों पर आओ और मुझसे मदद की भीख मांगो। एंजी सोचने लगती है कि मैं जानती थी कि यही होने वाला है। रैनियल को तो बहुत मजा आ रहा था, वो कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, अपने घुटनों पर आओ और मुझसे भीख मांगो। एंजी सोचने लगती है मुझे इन लोगों के लिए बुरा लग रहा है कि इन लोगों को घुटनों पर आना पड़ेगा। अगर ये लोग बिना एम्परर की मदद के वापस चले गए तो ये लोग उस तूफान को नहीं रोक पाएंगे। लेकिन आर्क बिशप किस बात का इंतजार कर रहा है, इसको रैनियल की बात माननी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले एडन अपने घुटनों पर आ जाता है और उसे देखकर सब लोग अपने घुटनों पर आ जाते हैं। रैनियल पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है वाह ये सब कितना मजेदार है। एंजी सोचने लगती है वाह अब तो ये एकदम रियल विलन की तरह बर्ताव कर रहा है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं एंजी अपने पैलेस में थी और सोच रही थी कितनी अजीब बात है कि एडन सबसे पहले अपने घुटनों पर आया। असली कहानी के अंदर एडन को जिद्दी और बहुत विद्रोही दिखाया गया है। अगर उसे लगता था कि कुछ गलत है तो वो ऐसी चीज नहीं करता था। इसका मतलब अगर सब घुटनों पर आ भी जाते तब उसे घुटनों पर नहीं आना चाहिए था। तभी एंजी मेड की बातें सुनती है जो सबको बता रही थी कि ट्यूनिया कितना ज्यादा शानदार है। एंजी सोचने लगती है कि ट्यूनिया के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर 10 दिनों तक रुकने वाले हैं। मैं एक
एक्टिलन हो तो मुझे भी जाकर उनका वेलकम करना चाहिए। वो जा रही थी तभी वहाँ पर रैनियल आ जाता है और बहुत प्यार से उसे एंजी कहकर पुकारता है। एंजी कहती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रैनियल कहता है क्यों, क्या यहाँ पर बिना कारण के मुझे आने की इजाजत नहीं है? एंजी कहती है मुझे लगा था कि आर्क बिशप से कुछ डिस्कस करने में आप बहुत बिजी होंगे। रैनियल कहता है वेल मैंने सारी बातें जल्दी खत्म कर ली और तुम्हारे पास आ गया। एंजी सोचने लगती है क्या ये काम छोड़कर इसलिए भागा है क्योंकि उसे काम करने का मन नहीं कर रहा था। रैनियल कहता है वैसे तुम कहाँ जा रही थी? एंजी कहती है वो मैं डिनर की तैयारी कर रही थी। रैनियल कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही सब कुछ प्लान कर लिया है। एंजी कहती है तो फिर मुझे पैलेस वापस चले जाना चाहिए। रैनियल कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। और रैनियल जाते हुए सोचने लगता है आजकल ये टेम्पल में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रही है। ऐसे तो वो हाई सोसाइटी के बारे में पढ़ती रहती थी लेकिन अचानक से वो ट्यूनिया के टेम्पल के बारे में पढ़ने लगी। यहाँ तक कि उसने प्रतिनिधियों से भी मिलने की जिद करी जबकि उसकी तबीयत नहीं ठीक थी। ये जहाँ पर रहती थी एंड्रो किंगडम में, वो ट्यूनिया से काफी दूर है और उन दोनों का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन इसकी आंखें सच्चाई उगल रही थी और वो याद करता है कि एंजी किस तरह से एडन की तरफ देख रही थी। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। एंजी कहती आज रात को डिनर टेबल पर कौन कौन बैठने वाला है? रैनियल कहता है कि तुम बताओ आखिर तुम्हें क्या लगता है? एंजी कहती शायद से आर्क बिशप और कैप्टन जो कि दो सबसे बड़े लोग हैं। मुझे लगता है कि जैसा स्टेटस है वैसा बिठाया जाएगा। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं पहले कभी उनसे नहीं मिली हूँ। रैनियल सोचता है अगर 2 महीने पहले की बात होती तो तुम्हारे इस जवाब से मैं काफी बोर हो जाता, लेकिन ऐसा लगता है कि आज रात ये उस नाइट से बात करने का प्लान तो नहीं बना रही। फिर वो जाकर बैठ जाता है और एंजी को अपने पास बुलाता है। एंजी उसके पास जाती है और रैनियल सोचने लगता है कि मुझे अच्छा लगता है जब ये इतनी आज्ञाकारी बनती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शुरुआत पहले वो करे। वो एंजी को अपने पास खींच के कहता है कि मुझे किस करो एंजी। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं। एंजी बताती है कि उस दिन के बाद मैंने सिसाने से कहा कि वो एडन के ऊपर नजर रखे। सिसाने एंजी को बताती है मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकती लेकिन मुझे लगता है कि वो लाइब्रेरी जाते हैं और उनके हाथ में जो बुक रहती है वो बाकी बाइबल से काफी ज्यादा अलग होती है और ऐसा लगता है कि वो उस बुक को छुपाने की बहुत कोशिश करते हैं। वो बुक को अपने क्लोक में छुपा कर रखते हैं और जहाँ पर कोई नहीं होता वहाँ पर जाकर पढ़ते हैं। एंजी सोचने लगती है आखिर ऐसी कौन सी बुक होगी जो कि वो टेम्पल से छुपा रहा है। अगर मुझे ये सब कुछ कंफर्म करना है तो मैं ये सब कुछ सिसाने पर तो नहीं छोड़ सकती। फिर वो सिसाने से कहती है कि मैं आगे आने वाले स्पैरिंग सेशन का पालन नहीं करूंगी। मुझे लगता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम ये मेरे लिए कर सकती हो? और एंजी सोचने लगती मुझे पता है चाहे कुछ भी हो जाए सिसाने रैनियल को कुछ नहीं बताएगी। फिर हम स्पैरिंग सेशन का दिन देखते हैं। एंजी नर्मा से कहती है कि तुम बाकी मेट के साथ जा सकती हो। नर्मा कहती आप यहाँ पर बेड पर रहेंगी तो मैं वहाँ पर कैसे जा सकती हूँ? एंजी कहती है कुछ नहीं होगा, कुछ घंटे की बात है और सिसाने मेरे साथ रहेगी। और एंजी सोचने लगती है मुझे पता है कि सब लोग स्पैरिंग सेशन देखना चाहते हैं जो नर्मा के साथ पिछली गैदरिंग में हुआ था, उस वजह से बाकी मेड मेरे आसपास काफी सतर्क हो गई हैं। फिर वो नर्मा से कहती है तुम जाकर मैच देखो और मुझे बता देना कि कौन जीता। फिर सारी मेड वहाँ से चली जाती हैं और एंजी सिसाने से कहती है इस बात का ध्यान रखना कि लाइब्रेरी के आसपास कोई नहीं आना चाहिए। मुझे पता है तुम्हें टेंशन हो रही है लेकिन फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं होगा। फिर एंजी छुपते छुपाते लाइब्रेरी के पास पहुँचती है। वो झाड़ियों के बीच में छुप जाती है और सोचती है अगर उसे लाइब्रेरी जाना है तो वो इसी रास्ते से गुजरेगा। और तभी एंजी को एडन नजर आ जाता है जो कि लाइब्रेरी जा रहा था।